तो आखिरकार सातों चरण पूरे हुए, लेकिन सवाल वही कि आखिरकार कौन बना रहा है सरकार, ये एक अहम सवाल। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द छुपा है वो एग्जिट पोल। नतीजे आएंगे 4 को, मगर उससे पहले हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल, किसकी बन रही है सरकार? 7 चरणों में चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन एग्जिट पोल, वैसे कुछ कहते हैं हकीकत, कुछ कहते हैं फसाना। अब कितनी हकीकत कितना फसाना, ये वो एग्जिट पोल हैं जो कई बार धराशायी भी हुए, मुंह के बल भी गिरे, लेकिन कई बार सटीक भी साबित हुए। चुनाव जब भी खत्म होते हैं तो एग्जिट पोल आते हैं, और अब तमाम न्यूज चैनल्स पर आप एग्जिट पोल की बहार देख रहे होंगे। तमाम हर न्यूज चैनल पर एग्जिट पोल। अब इन्हीं एग्जिट पोल में छिपी है कहानी, और उसी कहानी को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे, आंकड़े भी दिखाएंगे। आखिरकार कौन सा चैनल कौन सा दावा कर रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, क्या वाकई में एक बार फिर से मोदी सरकार या फिर इंडिया गठबंधन करेगा चमत्कार। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा जो इस पूरे के पूरे सियासी दौर में इस इतिहास का गवाह बनेगा, क्योंकि आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं और उन्हीं आंकड़ों की बानगी हम आपके साथ साझा करेंगे। हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, लेकिन कुछ आंकड़े दिखाना यहीं से ही शुरू करते हैं, और उन्हीं आंकड़ों के बल पर दावे, हकीकत, फसाना, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, आज हमारे साथ इस पैनल में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। और हमारे साथ ये सभी मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, और इन्हीं मेहमानों से आज इन आंकड़ों के बल पर सियासत की कहानी और दास्तान को समझने की कोशिश करेंगे। प्रदीप बैस साहब हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, युवा चेहरे हैं। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के अनुभवी चेहरे हैं, खुद प्रत्याशी भी हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर कुलदीप मलिक हैं, शिक्षक नेता हैं। अक्सर हम इन्हें इसीलिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि मुद्दे की बात करो, लेकिन चुनाव मुद्दों पर हुआ। वैसे हमारे कार्यक्रम का नाम भी है मुद्दे की बात। आलोक जी को आप देख रहे हैं, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। अजीत कुमार नाहर जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अपनी बेबाक बुलंद आवाज से तर्कों के आधार पर यह साबित करते हैं कि भैया ये आंकड़ा सही है या गलत है। और नरेंद्र सोनी साहब आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे हैं और कुछ हैरान परेशान भी हैं क्योंकि अब इनके नेता कुछ ही घंटों के बाद वापस बैक टू पेविलियन तिहाड़ जाने वाले हैं। तो आंकड़ों के इर्द गिर्द कुछ आखिरी चरण के रण की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि कौन कौन किसकी किस्मत कहां अब दांव पर लग गई। 7 चरण पूरे हुए, लेकिन मैं आंकड़ों पर बाद में आऊं। सबसे पहले एक छोटा छोटा कमेंट मैं चाहूंगा, कुलदीप साहब शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा। ये एग्जिट पोल हकीकत या फसाना? मैं एग्जिट पोल के अभी एक एक करके आंकड़े दिखाऊंगा। देखिए तिलक जी, जहां तक एग्जिट पोल की बात है, और अभी तो हमारे पास में आपके द्वारा आंकड़े भी प्रस्तुत नहीं करेंगे, लेकिन मैं हिंदुस्तान की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि जिस भी न्यूज चैनल के ऊपर जो भी एग्जिट पोल चल रहे वे उनके अपने रिजल्ट नहीं। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी आप जो है टॉप ये न्यूज चैनल जिनकी बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जिट पोल किसी थर्ड पार्टी से जो है सर्वे कराते हैं, और उन सर्वे के आधार पर एग्जिट पोल जो है ये दिखाते हैं। इनमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, ये भी एक शोध का विषय है। और जैसा आपने बताया, कई बार ये एग्जिट पोल सही भी साबित हुए और कई बार ये एग्जिट पोल बिल्कुल गलत भी साबित हुए। तो हम ये आप यकीन करते हैं कि नहीं? नहीं भाई देखो, मैं तिलक जी अगर अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, मैं तो इनके ऊपर यकीन करता नहीं।
अच्छा, नहीं करते आप? मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। अच्छा, दिल में अचल ये जिज्ञासा तो होती है ना कि भाई किसकी सरकार बन रही है, एक बार देखे तो सही जरा। नहीं, ये जिज्ञासा होती थी आज से 10 साल पहले। हाँ। लेकिन अब जिज्ञासा नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर कुलदीप मलिक तो ग्राउंड लेवल पे खुद काम करता है, खुद लोगों के बीच में जाता है, और वहां से जो सूचनाएं मुझे प्राप्त होती है लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद, हाँ। मेरे तो वे अपने खुद के एग्जिट पोल है। आपके भी एग्जिट पोल अभी मैं पूछूंगा आपसे जी, लेकिन अजीत जी, हकीकत या फसाना ये एग्जिट पोल? काफी हद तक तो फसाना ही है, हकीकत फसाना है। यस बिल्कुल। हाँ, यकीन करते हैं कि नहीं? नहीं, यकीन तो नहीं है, 100% यकीन नहीं है। कुछ जगहों पर ये सही होते हैं, लेकिन आज पिछले 5-7 सालों में देखा गया है कि इसका मैनिपुलेशन, इसको मैनिपुलेट किया जाता है, और जो चैनल जिस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता है वो उसी के हिसाब से आंकड़े देता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पिछले 8-10 सालों में देखें हम तो ये चीज़ें हुई है। उसके पहले के जो एग्जिट पोल होते थे वो निष्पक्ष होते थे, वो सही हो चाहे गलत हो वो अलग बात थी, लेकिन वो आंकड़े थोड़े निष्पक्ष होते थे, किसी एक पार्टी को या किसी व्यक्ति को फेवर नहीं करते थे। लेकिन आज की स्थिति थोड़ी बदली है, क्योंकि आज आप देखेंगे पूरा मीडिया ग्रुप है, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहा हूँ कि मीडिया ग्रुप डिवाइडेड है। यहाँ पर 90% जो मीडिया वो बिकाऊ है, और 10% मीडिया यहाँ पर निष्पक्ष बात करता है। वो थोड़ा अजीत जी, हम जो है ना, ये सभी पैनल में, क्योंकि आप पहली बार कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, यहाँ हम ठोक बजा के बोल सकते हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। बिल्कुल, जो पक्ष वाला है वो पक्ष, जो सत्ता में है सवाल उसी से, जो विपक्ष में है मुद्दों के आधार पर राजनीति। तो ये जो मुद्दे की बात है, इसीलिए ये इंडिया वॉइस है, इसलिए जनता की सोच, जनता की आवाज है। बिल्कुल, ये सही। आलोक जी, कितनी हकीकत कितना फसाना? आधी हकीकत आधी फसाना, आधी हकीकत आधा फसाना, आधी हकीकत आधा फसाना जी। तो मतलब कुछ मानते कुछ नहीं मानते हैं, आधे धार्मिक आधे नास्तिक है। मेरा कहने से तो मतलब ये तो एक अंदाजा है, तुक्का होता है, एनालिसिस है, कभी सही कभी गलत। लेकिन अब 2-3 दिन करें क्या, बताइए आप, 1 तारीख से 4 तारीख तक। हाँ, कुछ तो करेंगे ना, तो चलो कुछ बात करते हैं। तो यानी आप भी विश्वास नहीं करते हैं? नहीं, मैं बताया ना, आधा करता हूं आधा नहीं करता। मतलब जो आपके पसंद का होगा वो उस पर विश्वास हो जाएगा? नहीं, ये बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का देश है, कोई भी अनुमान ही होता है ना। सही होगा तो बहुत बढ़िया, गलत हो गया तो बोले, लेकिन एक छोटा सा ट्रेंड समझ में आता है। पिछले अगर आप 10 साल का देखें एनालिसिस, तो इतना ड्रामेटिक चेंज नहीं आता, सीटों का अंतर आ जाता है, लेकिन रिजल्ट लगभग वैसे होते। तो आप लोगों का आकलन में मैं जानूंगा, लेकिन रविदास मल्होत्रा जी, क्या यूपी में खेला होगा? लग रहा है आपको? उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में खेला हो गया है, और जनता ने परिवर्तन कर दिया है। पूरे देश में इंकलाब हो गया है, और इंडिया गठबंधन की बहुमत की सरकार बन रही है। और एग्जिट पोल कुछ भी दिखाएं, लेकिन जनता ने बदलाव कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है, सत्ता परिवर्तन हो गया है, और 4 जून को उसके परिणाम आएंगे। जो जनता के फैसले मत पेटियों में, ये मशीन में बंद हैं, वो दिखाई पड़ेंगे, जो सच होंगे। एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो गलत साबित होंगे। एग्जिट पोल सही है गलत है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 4 जून को जनता का फैसला आएगा, और देश, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा होगी। जो तानाशाही सरकार है उसका अंत होगा, और देश में फिर से लोकतंत्र की बहाली होगी, और संविधान और मजबूत होगा। जो लोग संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, नहीं, ये तो 4 तारीख को ही साफ होगा। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात आलोक जी ने कही कि भाई 2 दिन तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, कि चर्चा बनी रहे। तो है, जैसे आप लोग कह रहे थे कि 80 में से भैया 69 सीटें हमारे नाम कर दो। उदाहरण के तौर पे आपके नेता कह रहे थे ना, 80 में से 69, एक सीट छोड़ दी हमने। 69 नहीं, 79 माफ करिए, 79 माफ करिए। हाँ, मैं भी थोड़ा बहक जाता हूँ कभी कभी। एक सीट पर टक्कर हो रही है, और 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। हाँ, आपके नेताजी का एक बयान मुझे तब भी याद आ जाता है विधानसभा का, जिसमें उन्होंने कहा था कि 400 हम जीत रहे हैं, 3 दिन के लिए छोड़ दी हमने, और नतीजा कुछ और आ गया। नहीं, देखिए ऐसा है, इस बार जनता ने बदलाव कर दिया है।
जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से परेशान थी, गरीबी और भुखमरी से परेशान थी, और जो देश में जालिम सरकार थी उस सरकार के खिलाफ मतदान किया है। हाँ। असत्य और अन्याय के खिलाफ मतदान किया है, और जो 4 जून को परिणाम आएंगे वो सत्य और न्याय की जीत होगी। आपका आकलन किसकी बन रही है सरकार? इंडिया गठबंधन की बहुमत के साथ सरकार बन रही है। सपा कितनी सीटें ला रही है 80 में से? सपा कम से कम 40 सीटें आ रही है। 40 सपा आ रही है, हाँ। और बाकी कांग्रेस आ रही है कम से कम 10-12। चलिए तो ठीक कम है, से कम 52 अभी आंकड़े हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और दिलचस्प बात, मैं प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रदीप जी, सबसे पूछ ही रहा हूं, रियायत आपसे भी कर लूं, 400 पार होगा? और उसके पहले एक बात मैं कहना चाह रहा था। हाँ। आपने सबसे पूछा कि भैया ये आंकड़ों पे क्या है, तो भैया एक कहावत बड़ी पुरानी है, चावला साहब की, मीठा तो गप गप, कड़वा तो थू थू, है ना। अब हाँ। इंडी गठबंधन की या बाकी की यही हालत होने वाली है। नहीं अगर तो मीठा आपके लिए मीठा मीठा है या फिर कड़वा कड़वा है? अरे सर, हम लोग तो बहुत पहले से ही कह रहे हैं, जब इंडी गठबंधन अस्तित्व में भी नहीं आया था, हम तो तभी से कह रहे हैं। और आपके चैनल पे तो मैं बड़ा सोच के बैठा हूँ, और आपके यहाँ तो मैंने आने वाले 3-4 दिनों के लिए, अगर आप कभी भी बुलाएंगे ना 10 मिनट पहले, तो मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि आपके यहाँ चर्चाएं जो हुई हैं वो काफी धुरंधरों के साथ होती रहती है, और आप ही एकदम गोले पे गोला दागते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो अब जो है उनका जवाब देने का समय आ गया है। तो मेरे नहीं, आप मुझे जवाब मत दीजिए साहब, आप देखिए प्रदीप जी, नहीं प्रदीप जी देखिए, मैं फिर साफ कर दूं आपको। नहीं, इंडी गठबंधन को जवाब दे रहा हूँ, हुजूर, इंडी गठबंधन को कह रहा हूँ। अरे महापुरुष, आपको चावला साहब सादर प्रणाम, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप तो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं चर्चा के लिए। मेरे कहने का तात्पर्य था कि इंडी गठबंधन में इतने लोग जो है रेत के महल पे अभी तक असली महल बनाने की सोच रहे थे, नाम बोलना सीख लीजिए, इंडिया गठबंधन है, रेत के महल गिरते जा रहे हैं। नाम बोलना सीख लीजिए, इंडिया गठबंधन है। कम से कम कुछ अंग्रेजी सीख लीजिए। इंडी नहीं कहते, इंडिया कहते हैं। इंडिया गठबंधन है, इसकी सरकार बनने जा रही है, और एनडीए इसका फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस, उसको हराने जा रही है। बनी जाएगी, लेकिन पहले अपनी आवाज सही कर ले। जब आपकी आवाज ही जनता तक नहीं पहुंच रही है तो सरकार कहां से बनेगी? अरे आवाज सही सुन लीजिए, इसका नाम इंडिया गठबंधन है, इंडी नहीं। बोलना सीख लीजिए। और इंडिया इस बार एनडीए को हरा रही है, जिस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। प्रदीप जी, आपका आकलन, मैं आंकड़े दिखाना शुरू करूं। आकलन सर, हमारी 374 और 410 के बीच में। 374 प्लस क्या आपने प्लस 50 और 50? 374 और 410 के बीच में एनडीए की कुल सीटें आने जा रही है। अच्छा, मतलब मुझे लगा कि आप कह रहे हो कि भाई, तो ये 400 से नीचे आंकड़ा क्यों कर दिया आपने? सर, मैंने मिनिमम भी और मैक्सिमम दोनों बता दिया ना सर, आपको समय बताया मैंने। तो यानी आप ये कह रहे हो कि आंकड़े जो अभी बता रहे हैं उस हिसाब से आप ये कह रहे हो कि भैया 400 से कम आएंगी आपकी सीटें, मान के चल रहे हो? मिनिमम और मैक्सिमम मैंने बताया, तो अगर आपको मैक्सिमम सुनना है तो 410 सीटें हमारी आ रही। अच्छा, और मिनिमम? 374। 374, ठीक। सोनी साहब, आंकड़ों पर आए उससे पहले आपका भी एक छोटा सा कमेंट। आम आदमी पार्टी, पता नहीं चल रहा, आपको शुभकामना दूं, सहानुभूति आपके साथ, लेकिन फिर भी खैर, जो लिखा है तकदीर में वो तो होकर रहेगा। क्या लगता है, आपका आकलन क्या है, किसकी बनेगी सरकार? बिल्कुल, देखिए तिलक भाई, मुझे लगता है कि ठीक है, सारे चैनल अपना अपना दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, अच्छी बात है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं खुद भी ग्राउंड पे रहा हूँ, और दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी मैं कई सीटों पर गया हूँ, तो उस हिसाब से जो मैंने माहौल देखा है, साइलेंट वोटर बहुत था इस बार। जिसने कुछ बोला नहीं, और जिसने बोला नहीं वो तो एग्जिट पोल में आएगा नहीं। अब इन एग्जिट पोल का क्या सैंपल है, क्या कितना लिया गया है, कब लिया गया है, वोटिंग के दिन लिया गया है या उस दिन लिया गया है जब 10 दिन बाद आंकड़े जारी किए चुनाव आयोग ने,
जिसमें उन्होंने 9 से 10% बढ़ाया, तो ये देखने वाली बात होगी। बाकी एग्जैक्ट जो रिजल्ट आने वाला है उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है इंडिया गठबंधन की सरकार। अच्छा, ये साइलेंट वोटर, ये वही वोटर है जिसे पीएम मोदी कहते हैं कि ये मेरा वोटर है बीजेपी का? अब वो अपनी बात कह रहे हैं, उससे मुझे क्या कहना है, लेकिन ये साइलेंट वोटर हमेशा सत्ता के खिलाफ ही पड़ता है, ये मेरा मानना है। अच्छा, सत्ता के खिलाफ पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली में भी साइलेंट वोटर तो होगा ही ना? बिल्कुल है, दिल्ली में भी और पंजाब में भी, हर जगह है सर। तो पंजाब में कितनी सीटें जीत रहे हो? देखिए, हमें अनुमान है कि 13-0 होगा। 13 सीटें जीत लोगे? पंजाब बनेगा हीरो और पंजाब में होगा 13-0। अच्छा, 13-0। बिल्कुल। और फिर कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिलेगी? वो 13 भी तो इंडिया गठबंधन में ही है ना। नहीं, तो फिर कांग्रेस भी तो है ना साहब, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। इसीलिए तो कह रहा हूँ 13 हम जीत रहे हैं, वो भी तो इंडिया गठबंधन में ही शामिल हो रहा है ना। अच्छा, तो इसलिए आपने उसी को भी जोड़ लिया? हाँ बिल्कुल। तो साथ ही लड़ लेते साहब? नहीं, वहाँ बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो साथ लड़ने का क्या फायदा? अच्छा, तो मतलब फ्रेंडली कुश्ती हो रही थी वहाँ, फ्रेंडली मैच खेल रहे थे। ना, देखिए मेन चीज है आज भाजपा को हराना जरूरी है। हाँ। और भाजपा को हराने के लिए जहां भाजपा का अस्तित्व, जहां भाजपा से लड़ाई है वहीं तो मिलकर लड़ेंगे, जहां लड़ाई नहीं है वहां मिलकर लड़ने की क्या जरूरत है? यानी मसला वहीं पर ही है कहानी, कि भैया हम साथ साथ तो हैं लेकिन पंजाब में, दिल्ली में नहीं, और दिल्ली में है तो पंजाब में नहीं। ये तो चावला जी 4 जून को एग्जैक्ट पता चलेगा, तभी कह पाएंगे। अभी तो सब अपना अपना दिखा रहे हैं। अच्छा, लाइव में कमेंट आया, पूछ रहे हैं, कह रहे सोनी साहब परेशान क्यों हो? नहीं, कोई परेशान नहीं है, खुश हैं हम लोग, और जनता ने भर के वोट दिया है और इसका परिणाम आपको 4 जून को देखने को मिलेगा। अच्छा, जल्दी से बताओ, फिर मैं आंकड़े सबके सामने रखूंगा कि कहां कहां किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। जल्दी से बताओ, दिल्ली में आपको कितनी सीटें मिल रही हैं? दिल्ली में हमें, मुझे लगता है कि 5 से 6 सीटें आएंगी। दिल्ली में 5 से 6 सीटें किसको? आम आदमी पार्टी को? दोनों को मिलाकर। अच्छा, दोनों को नहीं, मैं आम आदमी पार्टी का पूछ रहा हूं। सोनी साहब, आप ना कंफ्यूज कर रहे हो। बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती है, मेरा यह अनुमान है। नहीं, बीजेपी ठीक है, मैं आपके अनुमान की बात कर रहा हूं। मैं अपना अनुमान ही तो बता रहा हूं सर। तो मैं आप ही का तो पूछ रहा हूं साहब। आम आदमी पार्टी, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं ना। नहीं, तो मैं भी इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया की बात कर तो आपने बाहर विदेश में जाके थोड़ी ना चुनाव लड़ा, इंडिया में ही तो लड़ा है, तो वही पूछ रहा हूं। आम आदमी पार्टी की कितनी आ रही है? इंडिया का ही बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन का बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन। सर, मैं आपका पूछ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी कुछ करोगे या फिर जमानत जब्त कराओगे? आम आदमी पार्टी कितने पे लड़ रही है सर? सर, आपको पता होगा, सरकार आप बना रहे हो। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पे लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पे लड़ रही है। साहब, मैंने पूरा का पूरे आकलन आपसे पूछा जहां जहां चुनाव लड़ रहे हो। मैं टोटल आपको बता के चल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी 22 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। 22 में से 18 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी, कम से कम 22 में से 18 सीटें। बिल्कुल। तो फिर आप ऐसी बात क्यों सोच रहे हैं कि अगर 18 सीटें नहीं आएंगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा? नहीं, मैं कहाँ सोच रहा हूँ। नहीं, आप तो नहीं लेंगे ना संन्यास? नहीं, मैं क्यों संन्यास लूंगा? हाँ, तो वही है, जनतंत्र है, जनता जो तय करेगी वो सब शर्मा से होना चाहिए और सबको लेना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां आकलन और आंकड़ों की जुबानी, अब कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि आखिरकार किसने यह दावा किया कि किसकी सरकार बन रही है। तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल, तमाम राज्यों के एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, और क्या वाकई में, क्योंकि हमारे पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि ये आंकड़ों की बाजीगरी है, तो क्या वाकई ये आंकड़ों की बाजीगरी है या फिर तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ आंकड़े भी एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार एक एक करके कि आखिरकार किस चैनल ने कितने दावे के साथ किसको कितनी सीटें दी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं,
ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो एग्जिट पोल कितनी हकीकत कितना फसाना, आज इसी मुद्दे पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और आंकड़ों का जिक्र भी, और राजनीतिक दलों को फिक्र भी। फिक्र क्यों? क्योंकि आंकड़े किसी के लिए खुशी और किसी के लिए गम लेकर आए हैं, और आंकड़ों के इर्द गिर्द आज इस चर्चा को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ पैनल लगातार जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ आंकड़े, अब आंकड़ों की बात, और वो आंकड़े आपके सामने एक एक करके आना शुरू हो चुके हैं। सी वोटर नॉर्थ ईस्ट, देखिए जो दावा कर रहा है, सी वोटर नॉर्थ ईस्ट में यह दावा कर रहा है कि 16 से 21 सीटें एनडीए के खाते में, और इंडिया गठबंधन को 3 से 7 और अन्य को 1 से 2, जबकि तमिलनाडु बिल्कुल तस्वीर जुदा, एनडीए को 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि एग्जिट पोल है, ध्यान रखिएगा, और इंडिया गठबंधन को 37 से 39 सीटें, यानी कि क्लीन स्वीप। अगर सी वोटर के इन आंकड़ों पर यकीन करें तो तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में एनडीए का दबदबा हो सकता है। और ध्यान रखिए, आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, और यह एग्जिट पोल है। और अब आंध्र प्रदेश, सी वोटर बता रहा है कि एनडीए को 21 से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यह आंध्र प्रदेश 25 सीटों की कहानी है, लेकिन सवाल यह कि आखिरकार वाईएसआर 4 सीटें ला सकती है, एग्जिट पोल बता रहा है, जबकि केरल में एक तरफा लड़ाई दिखाई दे रही है। आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। और अब इन्हीं आंकड़ों के इर्द गिर्द अगला नंबर आता है तेलंगाना का। सी वोटर तेलंगाना बता रहा है कि बीजेपी को 7 से 9 सीटें, कांग्रेस को भी 7 से 9, यहां कांटे की टक्कर है, सी वोटर बता रहा है तेलंगाना में, यानी कि फाइट एक तरफा नहीं है। और कर्नाटक में 28 सीटों में एनडीए का दबदबा दिखाई दे रहा है, और एनडीए 23 से 25 सीटें, और 3 सीटें कांग्रेस को, और 5 सीटें आ सकती हैं, 3 से 5 सीटें कांग्रेस को, यानी इंडिया गठबंधन को। यह सी वोटर का स्टेट वाइज आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, जो सी वोटर बता रहा है। तेलंगाना कर्नाटक की दास्तान आपके सामने हम रख रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश, एक्सिस माई इंडिया मध्य प्रदेश बता रहा है 29 में से 29 सीटें बीजेपी की आ सकती है मध्य प्रदेश में, यानी कि गढ़ बरकरार रह सकता है मध्य प्रदेश, और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, महज 1 सीट मध्य प्रदेश, एक्सिस माई इंडिया का आंकड़ा बता रहा है। और झारखंड में भी जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए जोर का झटका, क्योंकि 14 सीटों में से एक्सिस माई इंडिया बता रहा है कि 8 में से 10 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, और कांग्रेस के खाते में 2 से 3 सीटें, आजसू भी 1 सीट जीत हासिल कर सकती है, सहयोगी दल है बीजेपी की। और अब यह आंकड़ा देखिए राजस्थान का, जहां पर 25 सीटें हैं, 16 और 19 बीजेपी, एक्सिस माई इंडिया बता रहा है 16 से 19, कांग्रेस 5 से 7 और अदर 1 से 2 सीटें, यानी कि राजस्थान में भी नुकसान हो रहा है बीजेपी को, मगर इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, एक्सिस माई इंडिया बता रहा है। और गुजरात में फाइट एक तरफा एक बार फिर से, 26 सीटें हैं, एक्सिस माई इंडिया बता रहा है कि भाई 25 और 26 सीटें क्लीन स्वीप कर सकती है एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी, 1 सीट पर रुझान में, और एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही। तो ये आंकड़े हैं, और अब इन्हीं आंकड़ों के इर्द गिर्द सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान इस पैनल का हिस्सा है, अब उन्हीं के पास हम रुख करेंगे, और ये आंकड़े जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपके सामने स्क्रीन पर रखते जाएंगे। तो मलिक साहब, ये आंकड़े बता रहे हैं कि फाइट तो है, लेकिन एनडीए है अभी भी, एनडीए। मलिक साहब जी देखिए तिलक जी, मैं तो पहले ही कह चुका कि भाई ये आंकड़े किसी न्यूज चैनल के अपने आंकड़े नहीं, ये थर्ड पार्टी द्वारा कराया गया सर्वे है, और उन सर्वे के आधार पर ये आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं
गंभीरता के साथ एक बात को बता रहा तिलक जी, आज जितने भी मीडिया के चैनल है, कृपा करके इसे अपने ऊपर ना लिया, आप बिल्कुल अलग है। जितने भी मीडिया के चैनल है, ये हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग जान रहे कि कहीं ना कहीं ये सत्ता के पक्ष में है। या मैं खुल के बोल लूं भाई, सत्ता इनको चला रही, जैसे सत्ता कह रही ऐसे ही ये मीडिया वाले दिखा रहे। अब एक बात बताओ, नहीं तिलक जी मेरी बात सुनो, ना बिल्कुल देखो मेरी बात सुनो, अगर गंभीरता से देश के लोग इस बात को सुने, अगर 4 तारीख को मोदी सरकार हार भी जाए तब भी ये आंकड़े ऐसे ही दिखाओ जाएंगे कि नहीं मोदी सरकार तो बरकरार है, मोदी सरकार जीत की। कैसे हो सकता है कुलदीप? नहीं, अरे यही तो जो है मीडिया का, यही तो चमत्कार है जी। ये सारी की सारी मीडिया गोदी मीडिया के नाम पे आज जो है फेमस हो रही, और आपने चुनाव प्रचार में भी देखा किस तरीके से अब मीडिया का विरोध करा गया। आज आप मतलब सारा कसूर मीडिया का हुआ? नहीं सारा क्यों, आप मीडिया में नहीं, हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। कोई मुद्दों की बात करो। आपने अभी जब मेरा इंट्रोडक्शन दिया तो आपने ये बोला कि भाई कुलदीप मलिक को हम इस वजह से बताते हैं क्योंकि मैं मुद्दों की बात करूं, और वो मुद्दों की बात चुप की आप भी करते हैं। अगर आप जैसे मीडिया के लोग आ जाए तो हिंदुस्तान की दशा और दिशा बदल जाए। मुझे बताओ, चुनाव हुआ कि किसी न्यूज चैनल ने अगर मीडिया की बात करी, मैं सबकी पोल खोल रहा, आप आज तक को देखो, आप जी न्यूज को देखो, आप इंडिया टीवी को देखो, ये तो केवल और केवल सरकार की ढपडी पीट रहे। और अभी भी मोदी जी ध्यान में बैठे, इनके कैमरे वहां मोदी जी के ऊपर चले गए। क्यों भाई, इस देश में मुद्दे खत्म हो गए क्या? जी, कौन क्या दिखाता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है ना। नहीं, लेकिन हमारी तो है ना तिलक जी, हम तो इस देश के जागरूक नागरिक है ना। मैं तो अपना मैं आंकड़ों पे, प्रदीप जी आपसे कमेंट, फिर उसके बाद जो है जी आपके पास आ रहा हूं। ये आंकड़े जो बता रहे हैं कुलदीप जी, प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। मैं बोलूं अब? जी प्रदीप जी, नाम ले लिया ना। देखिए, आपने ये आंकड़े बताने से पहले आपने कुछ पूछा था और मैंने अपना लोएस्ट और अपना हाईएस्ट बता दिया था। तो मैं एक विनती करना चाहूँ कि जब 4 तारीख को आंकड़े पूरे साफ आ जाएं तो मुझे भी कुलदीप जी के साथ बैठा देना, आप, मैं वेट करूंगा। ठीक है, कुलदीप जी किसी अन्य दुनिया या अन्य विचारधारा से होते हैं, हालांकि स्वतंत्रता है उनको अपनी बात रखने की, ये सबसे हमारा संविधान देता है। उनकी भी ये स्वतंत्रता है कि वो जैसे चाहे जो चाहे कहें, माने न माने। लेकिन मैं चाहूंगा कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आ जाए तो एक बार चर्चा फिर से हो। प्रदीप भाई मैं इस बात पे बहस नहीं कर रहा कि 4 तारीख को सरकार किस पे बनेगी। मैं तो इस बात पे बहस करता हूं कि राजनीति के अंदर असली मुद्दों की बात आप क्यों नहीं करते? क्यों आप शिक्षा की बात नहीं करते? क्यों आप स्वास्थ्य की बात नहीं करते? क्यों आप खराब होते हुए पर्यावरण की बात नहीं करते? क्यों आप बढ़ती जनसंख्या की बात नहीं करते? क्यों आप बेरोजगारी की बात नहीं करते? क्यों आप किसानों की बात नहीं करते? कुलदीप मलिक का संघर्ष सरकार किसकी बनेगी इसके लिए नहीं, कुलदीप मलिक का संघर्ष है कि देश की राजनीति में असली मुद्दों की बात हो। जो नकली मुद्दे, नहीं रुक जाओ जरा, रुक जाओ, सुनो, जो नकली मुद्दे आपने उछाल रखे, जाति के, धर्म के, मंदिर के, मस्जिद के, ये मुद्दे राजनीति से एक मिनट, अब तो खत्म हो गए ना चुनाव, अब खत्म हो गए, अब तो आंकड़ों पे बात हो रही है। लेकिन प्रदीप जी जल्दी से आपका कमेंट, तमिलनाडु में 39 सीटों में मामला गड़बड़ाया हुआ है साहब, ये 400 पार होंगे कैसे? अरे सर देखिए, क्या है कि आप ये देखिए 272 सीटें चाहिए होती है मिनिमम, और हम 100 से ज्यादा है और 400 पार। अभी मैं आपको बता दूं, ये जो आंकड़े आ रहे हैं निश्चित तौर पे जब बाकी के आंकड़े सही है तो ये भी आंकड़े सही है। मैं अगर बाकी को मानूं इसको ना मानूं तो ये मेरी मूर्खता होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु की जो स्थिति है बीते कई वर्षों से, लेकिन सीटें वहां पड़ रही है तो ये हमारी भी मेहनत का फल अच्छा है। और कर्नाटक में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, राजस्थान। अच्छा, मतलब ये आपके मुताबिक ये 400 पार वाला जो कहानी कही जा रही है वो सिर्फ जुमला थी? अरे सर, आप इसको जुमला क्यों मान रहे हैं? क्या आप अपने रिपोर्टर्स को टारगेट नहीं देखते क्या रियलिस्टिक स्टोरी जनरेट करने के लिए? आप अपने चैनल के हेड है तो ऑथेंटिक जर्नल स्टोरी लाने के लिए उनको टारगेट देते कि नहीं देते? या जैसा हो वैसा ही प्रस्तुत करो? तो हर टीम, हर राजनीतिक दल का अपना अपना एक टारगेट होता है, उसको अचीव करने के लिए लोग, अब इंडी गठबंधन क्यों ही ले लीजिए, रेत का महल था लेकिन उनकी जो है हिम्मत की दाद देनी होगी कि रेत के महल पर भी वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हुए थे कि जिसको कहना ही मतलब हार रहे हैं, सब कुछ लूट रहा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो लोग बता रहे थे ना कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, असल में संविधान खतरे में नहीं था। उनकी व्यक्तिगत जो बातें थी वो खतरे में थी, उनकी व्यक्तिगत दुकानदारी क्या बता रहा है? कह रहा है कि भाई ये सिर्फ 2 सीटें ही आपको मिल सकती हैं, लेकिन वो भी बाई चांस वाली बात होगी।
और इंडिया गठबंधन जो है वो क्लीन स्वीप करेगा तमिलनाडु में। सर ये इस देश में 543 सीटों पे चुनाव हुए हैं। हाँ। अगर कहीं गड़बड़ होता है तो हमें और सी वोटर बता रहे हैं केरल में भी आप जो हैं वहां भी मामला डगमगाया हुआ है। स्वीकार है, हम कब मना कर रहे हैं? अगर इतने सारे आंकड़े सही है तो वो भी सही है, हमने कभी मना नहीं किया इससे। तो कर्नाटक से उम्मीद है आपको, जहां पर 23 से 25 सीटें? पूरे देश से उम्मीद है। नहीं देखिए, ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। हमने शुरू में बोला, आपने पूछा टॉप और आपने केवल एक अंक पूछा, मैंने टॉप को बॉटम दोनों बता दिया। और उसके बाद बहुत से लोगों के विचार हैं। देखिए चावला जी, आपके यहाँ यही एक अच्छी बात होती है। तो ये आंकड़े आपके सामने एक्सिस माई इंडिया बता रहा है कि भाई एनडीए को जो है अभी तक की जो कहानी सामने आ रही है वो आ रही है 152 से 170 सीटें। ये पूरी तरह से नहीं, ये आंकड़ा आपको बता दें। और 71 से आसपास जो है, 71 से 90 के बीच। और ये सी वोटर का आंकड़ा बता रहा है, ये अभी तक की कहानी है। आपको एक बार फिर से बता दें, ये पूरी तरह से आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन हर किसी के अपने अपने दावे हैं। और इसी दावों के इर्द गिर्द आपका कमेंट है जीती। ये अभी टैली कंप्लीट नहीं है, जो आंकड़े आ रहे हैं वो अपडेट होते जा रहे हैं। जी, तकरीबन 350 सीट के आंकड़े हैं ये। इसमें अभी अगर ये जो आंकड़े हैं, जो परसेंटेज ऑफ सैंपल लिया गया है उस पर डिपेंड करता है। हाँ। और मुझको लगता है कि अगर 2 से 3% वोट का स्वैपिंग भी हो गया इधर से उधर, तो ये इसका दृश्य बदल जाएगा और 4 जून को कहानी बदल सकती है। जो मेरा आकलन है पूरे देश को लेकर के, हाँ। 240 के आसपास बीजेपी अपने व्यक्तिगत रूप से सीटें पा सकती है। एनडीए गठबंधन 270 से 280 सीटें पा सकता है, मतलब बहुमत के आसपास रहेगा। हाँ। और लेकिन वहां पर मुद्दा ये रहेगा, 30 सीटें जो कहीं की भी नहीं, अगर इधर का उधर हो गया मामला, हाँ। तो वहां पर फिर इंडिया गठबंधन मेन रोल में आ जाएगा। तो बहुत नजदीकी मामला है, इतना कोई दुविधा नहीं। आंकड़े जो है ना, ये पूरी तरह अभी पिक्चर है नहीं। जी जी जी, ये अपडेट होते जा रहे हैं। जी, मतलब हर किसी के अपने एग्जिट पोल हैं, वो धीरे धीरे। जी, अभी भी मैंने देखा, आप देखेंगे कि अभी महाराष्ट्र के अंदर बड़ा नुकसान हुआ है इस एनडीए को। तकरीबन 23 से 25 सीटें इंडिया गठबंधन लेकर के आ रहा है। हाँ। 3 स्टेट से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये 3 जगहों पर तीनों क्लीन स्वीप थी ऑलमोस्ट एनडीए की। आप देखेंगे बिहार में 40 में से अगर 15 सीट भी इंडिया गठबंधन ले आए और उत्तर प्रदेश में 25 सीट ले आए और महाराष्ट्र में 25 सीट ले आए, तो बीजेपी यहाँ तकरीबन 50 से 60 सीट का नुकसान उसको हो सकता है। रविदास मल्होत्रा जी, सर आप तो बहुत अनुभवी हैं, तो ये जो गेम चेंजिंग वाला मसला होता है ना, वो आपको क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा स्टेट ऐसा है जहां से गेम चेंज होगा? उत्तर प्रदेश है तिलक चावला जी। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लगभग 20-25% वोट जो है वो साइलेंट वोट रहा है। हाँ। और उस साइलेंट वोट ने इंडिया को वोट दिया है। और उस साइलेंट वोट का जो आपके एग्जिट पोल है उसमें कैसे उसकी बात आएगी जब वो साइलेंट रहा है? नहीं सर, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये हमारा एग्जिट पोल नहीं है। जो दूसरे एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं मैं उसको दिखा रहा हूं। हाँ, आपका नहीं है, अगर आपका होता सही होता। जो लोग मैनेज किए गए हैं वो मैनेज किए गए हैं, और वो आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्जिट पोल जो है वो 4 जून को धाराशायी हो जाएंगे और 4 जून को पूरे बहुमत के साथ 350 से अधिक सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जालिम सरकार से जनता को छुटकारा मिलेगा। जो देश के अंदर नफरत फैलाई गई है उसका अंत होगा और जो जनता परेशान है, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से, उस जनता को राहत मिलेगी और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा होगी। हाँ। जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो नारा इसीलिए है कि वो चाहते हैं कि संविधान को बदलना, लेकिन पूरा देश खड़ा हो गया है। संविधान को बदलने की बात तो एसटी हसन साहब कर रहे थे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए तानाशाही सरकार का 4 जून को अंत हो जाएगा और देश में लोकतंत्र की बहाली हो जाएगी। नहीं रविदास जी, देश ने रविदास मल्होत्रा जी, मैंने कहा संविधान बदलने की बात तो एसटी हसन साहब कर रहे थे। देखिए, देश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा हुआ है। वो कह रहे थे कि मुस्लिम आरक्षण लेकर आएंगे। आपातकाल, देखिए, ये अघोषित आपातकाल 4 जून को खत्म हो जाएगा। हाँ। और 4 जून को इस देश में
लोकतंत्र की बहाली हो जाएगी और जैसे आजादी के बाद जश्न मना था, हाँ। वैसे ही जनता आजादी के बाद का जश्न मनाएगी कि एक आप जालिम कह रहे हो, सरकार से आप उसको कह रहे हो छुटकारा मिल गया। यूपी जो है गेम चेंजर साबित होगा। जी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो स्थिति है उसमें 79 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है, हाँ। और एक पर टक्कर हो रही ये है। देखिए, ये अपडेटेड आंकड़े जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये आंकड़े कुछ कह रहे हैं। अजीत जी प्लीज जल्दी से कमेंट, फिर उसके बाद प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं जी। ये आंकड़े देखिए, ये हर किसी के अपने अपने आंकड़े, अपने अपने दावे हैं जी। ये आंकड़े तो अभी भी संपूर्ण नहीं है, मुझको लगता है आधा घंटा और लगेगा, सारे आंकड़े आ जाएंगे। बात करते हैं रिपब्लिक टीवी की जो 359 सीटें दे रहा है, मुझको लगता है उनका पूरा एग्जिट पोल आ चुका है। चाणक्य का पूरा एग्जिट पोल चाणक्य की बात करते हैं, यहाँ पर 258 सीटें अभी तक उन्होंने दी है, हिसाब से मुझको लगता है ये भी करीब 3.5% देगा। ये पूरा नहीं है, लेकिन अभी आज तक या एबीपी की बात करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ देखा मैंने 25 के आसपास सीटें महाराष्ट्र की वापस बता रहे हैं, और राजस्थान में भी 5 से 7 सीटें आ रही है। तो बीजेपी यहाँ पर गेन कहाँ पर कर रही है, महत्वपूर्ण गेन तो कहीं पर भी नहीं कर रही है। अगर देखा जाए तो कर्नाटक में भी, और क्या वाकई उत्तर प्रदेश साबित होगा 60 सीट जो रवि जी कह रहे हैं, आप समझ रविदास मल्होत्रा जी 333 में 60 सीटें कम कर दी, 273 पर कहानी आती है। 60 सीट का नुकसान बीजेपी को 3 स्टेट में सीधा सीधा दिख रहा है, तो फिर जीत कहाँ रहे हैं। तमिलनाडु पूरा क्लीन स्वीप हो रहा है, तेलंगाना 50-50 है, आंध्रा जरूर थोड़ा सा लीड ले रहे हैं, राजस्थान नुकसान गा रहे हैं, तो बताइए फायदा कहाँ हो रहा है। दिल्ली में भी 1 या 2 सीट आ सकती है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की, तो फायदा कहाँ हो रहा है इनका। तो ये आंकड़े कहाँ से लाए जा रहे हैं, मेरा क्वेश्चन तो ये आंकड़े ला कहाँ से रहे। अगर स्टेट वाइज अगर हम बात करते हैं और 3 स्टेट खुद ये दिखा रहे हैं कि नुकसान हो सकता है, तो फायदा कहाँ से आ रहा है। अगर टोटल आंकड़े देखें तो कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाले आंकड़े दिखते हैं, या 2 या 3% का वोट स्वेपिंग भी हो गया यहाँ पर, तो निश्चित रूप से बदल जाएगा। जल्दी से आपका कमेंट। आप कह रहे हो गेम चेंजर तो 80 साबित होगा है पंजाब विच, लेकिन पंजाब में अभी तो कहानी कुछ और ही दिखाई दे रही है, उसके आंकड़े भी आएंगे। लेकिन एक बात रविदास जी कह रहे हैं कि भाई यूपी गेम चेंजर साबित होगा, और जो अपना आकलन अजीत जी का है वो कह रहे कि तमिलनाडु भी गेम चेंजर साबित होगा। तो हर किसी के अपने अपने दावे हैं। सोनी साहब नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी तो सबके अपने अपने दावे हैं, बिल्कुल सही बात है। सब अपने अपने तरीके से आंकड़े लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, और हमारा अनुमान हम बता चुके हैं आपको कि 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही हैं। एग्जैक्ट पोल का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें पता चल जाएगा। बाकी जिस प्रकार से मैं अभी जो भाई साहब बोल रहे थे उनकी बात से सहमत हूँ कि आप देख रहे हैं दक्षिण भारत के अंदर बीजेपी एकदम साफ होती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि कर्नाटका के अंदर भी ये आप यकीन हो रहा है इन पर एग्जिट पोल? नहीं, मैं यकीन वाली बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो इनके अनुमान पे चर्चा कर रहा हूं, जो ये अनुमान लगा रहे हैं। अगर उस पर भी चर्चा कर लें तो भी बीजेपी अभी नुकसान ही उठाती हुई नजर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये कंफर्म है कि 4 तारीख को जब एग्जैक्ट नतीजे आएंगे तो एग्जैक्ट तो वही होंगे। अभी तो सबके अपने अपने अनुमान है। हाँ, और ये एग्जिट है, एग्जिट पोल नहीं है। अगर आप तिलक भाई, अगर आप इनका सैंपल भी बता पाए, कैसे सैंपल लिया और कब लिया गया है। नहीं साहब, ये मेरी गारंटी नहीं है ना, इस आज के दौर की मीडिया में गारंटी की उम्मीद मत रखो। मैं तो ठोक बजा के बोलने वालों में से हूँ सोनी साहब। हाँ सही बात है। और मैं ये इनमें से ये भी नहीं बोलूंगा किसका सही है किसका गलत है। नहीं, सही है। जब जिसकी गारंटी नहीं है हाँ, तो उस पर तो खाली चर्चा ही कर सकते हैं। नहीं, गारंटी है तो आप लोग जो देते हो रैलियों में सर, उसकी भी नहीं होती है। अभी जो पहले बैठे हुए थे राजनीतिक विश्लेषक, वो सही कह रहे थे कि अगले 2 दिन क्या करेंगे, तो अगले 2 दिन इसी पर चर्चा होगी जब तक वो नहीं आता है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमारा अनुमान यही है कि ये जो आंकड़े हैं कितनी हकीकत कितना फसाना, क्या लगता है आपको, आपका आकलन? देखिए, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन अगर इन आंकड़ों की बात करी जाए तो इस आंकड़ों को देख करके ऐसा लग रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है उसको कहीं से कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितनी उसकी पुरानी सीटें हैं ऑलमोस्ट लगभग सबके अनुमान में वही आ रहा है। किसी का 350 के आसपास आ रहा है, और जो बाकी लोग और बता रहे हैं उनके हिसाब से वो आंकड़े वहीं 350 के आसपास चले जाते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो
बीजेपी नहीं, और ऐसे एनडीए आंकड़ों पर यकीन करते हैं आप एग्जिट पोल पर? नहीं, मैं आंकड़ों की बात नहीं, जो आप दिखा रहे हैं मैं उसके अनुसार बता रहा हूं। और जो मेरा अपना मूल्यांकन है कि कहीं पे भी पूरे देश में मुझे एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दी, जिसमें पूरा सरकार के खिलाफ लोग जनता खड़ी हो। भाई राजनीतिक दल अपने वादे दावे जितने भी करने चाहें कर लें, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाई दिया पूरे देश में कि जहां ऐसा लगे कि सरकार विरोधी लहर है और पूरी तरह से, और वो आंकड़ों में दिखाई दे रहे हैं। अगर आंकड़ों में है तो आप बताइए, कोई ऐसा प्रदेश आपको नहीं दिखाई देगा कि जहां बीजेपी ये आंकड़े देखिए ना आपके सामने आंकड़े। मैं उसी बात की बात कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी आंकड़े में अगर आप राजस्थान देखें, मध्य प्रदेश देखें, जहां की बात हो रही है, या और भी जगहों पे, तो ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी अगर 25 सीट जीती है तो हाँ वो 5 सीट जीत रही है। हाँ, हो सकता है कि 25 की जगह वो 20 जीते, 22 जीते, 21 जीते, लेकिन वो 25 की 5 नहीं हो रही है। ये जो आंकड़े जो अपडेट होते जा रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो अजीत जी, जो आप कह रहे थे कि भाई आंकड़े बदल रहे हैं, रुद्र जी कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था और इसलिए जो है तमाम न्यूज चैनल्स बता रहे हैं कि भैया सरकार तो एनडीए की बन रही है। जी रुद्र जी, मुझे बताइए कि सिर्फ 3 स्टेट की बात करते हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार में 15 से 20 सीट तो खुद दिखा रहे हैं सारे एग्जिट पोल, 15 सीट तो लगभग दिखाई रहे हैं इंडिया गठबंधन को। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 65 भी मान ले, चलिए 65 मान लेते हैं बीजेपी, तो 15 सीट तब भी इंडिया गठबंधन की हो गई। महाराष्ट्र की बात करते हैं, 25 सीट लीड ले रहा है वहां पर, इन्हीं एग्जिट पोल, सी वोटर की बात कर ले, एग्जिट माई इंडिया की बात कर ले, तो 55 सीट तो तब भी हो गई। 333 कुल एनडीए के पास पिछली सीटें थी, ये 55 कम कर दीजिए। अभी गेन जो हो रहा है वो आंध्र प्रदेश में थोड़ा दिखा रहे हैं, तो राजस्थान में नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश तो 0 पर था, छत्तीसगढ़ 0 पर था, गुजरात 0 पर था, वहां पर भी 1-1, 2-2 सीट निकालने की संभावना है। दिल्ली 0 पर था, वहां पर भी 1-2 सीट निकालने की संभावना है। पंजाब बीजेपी जीत नहीं रही, तो बताइए जीत कहां रही है? इसके अलावा बचा क्या? तो ये आंकड़े टोटल जो आ रहा है, मुझको तो लग रहा है अभी इसमें कुछ गड़बड़ है। तो टोटल देखना जरूरी कि किन स्टेट्स में गेन की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है साउथ में गेन कर लेगी? तमिलनाडु 0 है, केरला लगभग 0 है, तो मुझे बताइए कि बीजेपी गेन कहां कर रही है? सिर्फ और सिर्फ आंध्र और तेलंगाना। जल्दी से फिर प्रदीप जी आ रहा हूं आपके पास। अभी तो उत्तर प्रदेश में ऐसा किसने कह दिया कि बीजेपी 15 सीटें को हार रही है? या मान लीजिए बिहार के आंकड़ों में कौन कह रहा है कि 15-17 सीट? ये आपका अनुमान है, आपका अनुमान लगा रहे हैं। मेरा अनुमान नहीं, ये आंकड़े बता रहे हैं। आंकड़े में मैं भी देख रहा हूं कि जो आंकड़े देख रहे हैं, तो आप उन्हीं आंकड़ों को अगर काउंट कर रहे हैं तो बीजेपी की 350 सीट आ कहां से रही है? वही तो दिखा रहे हैं ना। तो सवाल अभी उस बात का नहीं है, ये आप अनुमान लगा रहे हैं। दूसरी चीज, अगर बढ़त की आप बात कर रहे हैं तो बंगाल में बढ़ रहा है, उड़ीसा में बढ़ रहा है, और उसके बाद आपका आंध्र में 18 सीट ऑलरेडी है बीजेपी के पास। 18 से 30 भी तो हो सकती है। 18 से 30 होने में क्या संभावना नहीं, इनकी संभावना है। नहीं, संभावना पे हम अभी तो हम जो देखिए उत्तराखंड 5 की 5, अब उत्तराखंड में 5 की 5 बीजेपी, छत्तीसगढ़ में 11 की 11, पहले भी जो है उत्तराखंड में वही कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 की 11, पहले 10 थी, अब 11 हो जाएगी। मध्य प्रदेश 28 सीट ऑलरेडी है, राजस्थान पूरी सीट ये आंकड़े, ये सी वोटर के हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के आंकड़े भी आपके सामने आए। प्रदीप जी जल्दी से आपका कमेंट। ये देखिए, आलोक भाई ने शुरू में ही बोल दिया कि 2 दिन करें क्या, और आप भी बहुत अच्छी तरह से इसको स्मूथ सेल करा रहे हैं। देखिए, ये थोड़ी देर के लिए 2 दिनों की बात और है। इतनी देर तक इंडी गठबंधन खुश रह सके इन चर्चों में थोड़ी सी बढ़त पा करके, वो ठीक है, लेकिन असल तो बात हो चुकी है। अब 4 तारीख को उसका रिजल्ट आना बाकी है, और मैं अपने पूर्व के कथन से यथावत स्थापित हूँ, मैं उससे कोई बदलाव नहीं करने वाला। और जी पूछ रहे हैं, अजीत जी पूछ रहे हैं कि भाई बता दीजिए किस राज्य में बढ़ रहे हो, वो तो बता दो। अब सर, मैं आपकी तरफ से डेटा लेके नहीं बैठा हूँ, फोन से बैठा हूँ। अगर कंप्यूटर साथ में होता तो मैं बता देता हूँ। स्टेट बता दीजिए जहाँ बढ़ रही है बीजेपी। अरे सुनिए भाई, कोई भी एक स्टेट बता दीजिए। बीजेपी नहीं, आप बताइए कि आप क्या पूरा स्टेट में बढ़ेगा? 375 सीट गई तो किस आकलन पे गई? एक आध कोई स्टेट तो होगी जहाँ बीजेपी गेन कर रही है। पिछली बार 333 थी, अभी 375 आप कम से कम बता रहे हैं, तो कुछ तो होगा कि ये स्टेट में बढ़ रही है। नहीं, आप जब स्टेट में बढ़ेगी तभी मानेंगे क्या? नहीं, तो टोटल आंकड़े, इसका मतलब गड़बड़ है। इतने सारे राज्यों में से कई घट, कई बढ़, कई आप हमारे अनुमान। तो ये असम का आंकड़ा देखिए, असम और दिल्ली का 6 सीटें एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन। या तो इंडिया और असम जो है वो 14 सीटों पर एनडीए, 12 और 1 इंडिया गठबंधन और 1 अन्य। ये एग्जिट पोल है, ये सी वोटर के। ये जब हमारे आम आदमी पार्टी के साथी है सोनी साहब, यहाँ कहानी तो कुछ और आ रही है। दिल्ली में एक बार फिर से ये उल्टा दिखा रहे हैं तिलक भाई, उल्टा है। अच्छा, ये उल्टा है। ये उल्टा होगा। हाँ, वो जो एक कार्यक्रम आता है उल्टा चश्मा टाइप का है। हाँ, उल्टा होगा ये उल्टा हो जाएगा। अगले बिल्कुल उल्टा होने ये तो बता रहे दिल्ली में एक बार फिर से, दिल्ली के दिल में बीजेपी।
दिल्ली के दिल में इंडिया है इस बार है। आम आदमी पार्टी को अच्छा वोट मिलने जा रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ, हम तो चुनाव के दिन भी पूरा घूमे हैं, सारा देखा है, तो इससे ज्यादा सर्वे तो हमारे पास है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये लोग उल्टा दिखा रहे हैं। हाँ। जो है नहीं, आपका सर्वे तो सब पूरा देश और दुनिया देख चुकी है। वो जो गुजरात में आप लोग जेब में पर्ची लेकर घूम रहे थे, वो वाला सर्वे। नहीं तो अभी भी तो हमने बताया है ना, दिल्ली में भी हमने बताया था, पंजाब में भी हमने बताया था, वो भी तो मान लीजिए। नहीं, उत्तराखंड में भी आपने बताया था ना। नहीं, उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं बताया। नहीं, उत्तराखंड में जहां पर सबसे ज्यादा जमानत जब्त हुई थी आपने बताया था वहां। नहीं, पंजाब में बताया था, दिल्ली में बताया था। हाँ। गुजरात में, हरियाणा बहुत दिलचस्प राज्य है। हरियाणा सी वोटर बता रहा है कि 10 सीटें हरियाणा की, वहां पर भाई बीजेपी 6 और इंडिया गठबंधन 4, यानी कि यहां भी लगा है झटका। अजीत जी नहीं, तो हिमाचल 4 की 4 बीजेपी, हिमाचल 4 की 4 बीजेपी के पास ही चारों सीटें। हाँ, लेकिन हरियाणा में 4 सीट का नुकसान हो रहा है। फायदा कहाँ हो रहा है? हमें एक स्टेट को बता दे कि एक स्टेट में फायदा हो रहा है। कुलदीप जी इस आंकड़े को देख के क्या कहेंगे आप? हरियाणा में नुकसान हो रहा है सी वोटर के मुताबिक। देखिए तिलक जी, अब तक अलग अलग राज्यों के, कई राज्यों के आंकड़े आए, लेकिन अभी तक यूपी का सीन क्लियर नहीं। और ये कहा नहीं जाता, ये प्रामाणिकता के तौर पे हर कोई इस बात को कहता है कि दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो यूपी के गलियारे से होकर गुजरता है। हाँ। तो जब यूपी के आंकड़े आ जाएंगे तब मेरे ख्याल से हम सब कुछ एक अनुमान लगा पाएंगे। जैसे रविदास मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि भैया गेम चेंजर तो यूपी साबित होगा। नहीं, बिल्कुल, अगर यूपी में खेला हुआ तो केंद्र की सत्ता में खेला होगा, और अगर यूपी में खेला नहीं हुआ तो फिर मामला जो है मुश्किल पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताऊं, हाँ। क्योंकि मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, और मेरा तो वैसे भी भाई जिला जो है मुजफ्फरनगर जिला, और मुजफ्फरनगर जिला तो वो जिला है जिसने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बना दिया। लेकिन इस बार जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे मैं भी घूमा और मेरा जो अनुभव रहा, मुझे ऐसा लग रहा कि खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश से, और मैं डे 1 से बोल रहा, चावला जी ये बात आज भी बोल रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा को जबरदस्त चाट लगने वाली, देसी लैंग्वेज में बोल रहा, जबरदस्त चाट लगने वाली। अगर ये रिफ्लेक्ट हुआ आपके इस जो आंकड़े आ रहे, तो फिर कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। लेकिन अगर यूपी में भाजपा की सीटें उतनी ही रही, या मैं कह रहा 60 से ऊपर भाजपा की सीट आती है। रुद्र जी की आकलन कुछ और है रुद्र जी? नहीं, एकदम है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसी जगह है कि जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी वोट पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, मोदी जी के नाम पे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और किस आधार पर लोगों को ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति कमजोर है? नहीं, मैं बताऊंगा। नहीं, मैं आप एक सीट की बात कर सकते हैं, 4 सीट की बात करते हैं, उस बात की मैं बात ही नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप देखिए विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं पीछे, बाकी लोग पहले 2 चरण को आप छोड़ दें, आखिरी के 5 चरणों में धीरे धीरे मुद्दे बदलते चले गए हैं। बहुत बड़ा चुनाव रहा है इस बार, और जो मुद्दों की बात होनी थी, मुद्दे की बात तो हुई नहीं। हाँ। तो सारे जो सबसे महत्वपूर्ण था, मुझको लगता है महंगाई और रोजगार बहुत बड़े मुद्दे थे। जो पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक का जो मामला है उत्तर प्रदेश में, वो बड़ा रोल निभाने वाला है। बिहार के अंदर जो रोजगार की बात हुई, वो बड़ा रोल निभाने वाला है। चावला साहब एक विनती है मेरी, ये हमारा 8 बजे तक का समय था, मैंने कहीं और भी समय दिया हुआ, तो अगर आप छोड़ सके तो बड़ी विनती होगी, नहीं तो मैं तो डटा हुआ हूँ आपके साथ। चलिए, नहीं प्रदीप जी, मैं आप, क्योंकि आपने इस वक्त बेशकीमती वक्त निकाला हमारे लिए, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब जल्दी से आपका कमेंट रविदास मल्होत्रा जी। देखिए, उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल नहीं आया है, ये राजस्थान और ओडिशा का मैं दिखा रहा हूं। राजस्थान बीजेपी 22 और इंडिया गठबंधन 2। चावला जी मेरी बात सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में चाहे कुछ भी दिखाया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन बहुत आगे रहेगा, और उत्तर प्रदेश तय करेगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। और उत्तर प्रदेश में बड़े परिवर्तन और बड़ा बदलाव हो गया है। जनता ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मिल करके जो बना इंडिया गठबंधन, उसको अपना वोट देने का काम किया है। और जरा एग्जिट पोल में लखनऊ को भी दिखा दीजिएगा। लखनऊ में जो भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री भारत सरकार के हैं, वो यहाँ चुनाव हार रहे हैं, और यहाँ पर बड़े अंतर से चुनाव हार रहे हैं। और इसी से
स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन नाहर साहब कह रहे हैं परिवर्तन और बदलाव की रविदास जी, वो एक कह रहे पीडीए वाला मसला कुछ ज्यादा चला नहीं। पीडीए वाला खूब चला है, चला दलित और अल्पसंख्यक नहीं, वो पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित, आदिवासी, पिछड़ा दलित, आदि आबादी, पिछड़ा दलित, अगड़ा, जहां चाहे वहां फिट कर दो। नहीं, क्योंकि कई बार ये लगा ठीक था, नहीं तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़े समाज के कमजोर और गरीब लोग और जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने सम्मान, अधिकार, न्याय, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के लिए इंडिया को वोट दिया है। ये वोट साइलेंट है, एग्जिट पोल में नहीं आएगा। फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं जल्दी से। चला पीडीए, चला यूपी में, क्या लगता है आपको? इंडिया की पीडीए से ज्यादा मुझको लगता है एंटी इनकम्बेंसी वर्क करेगी वहां पर। हाँ। और जो ये साथ में इंडिया गठबंधन आखिरी में आ गया, अखिलेश और राहुल के जो गठबंधन हुआ और तेजस्वी का भी सपोर्ट मिला बिहार में भी, तो उसका फर्क उत्तर प्रदेश और बिहार में एक साथ देखने को मिलेगा। दोनों स्टेट मिलाकर तकरीबन 40 सीटों का गेनिंग कर रही है इंडिया गठबंधन इस वक्त में, 40 सीटें यूपी में, यूपी और बिहार मिलाकर के। यूपी में 25 सीटें, मुझको ऐसा लगता है 25 सीटें यही साबित होगा, यही गेम चेंजर, यही गेम चेंजर होंगे। जी 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी कम से कम हारेंगी इसमें। अच्छा, यूपी में आपका अपना आकलन हो सकता है मिला करके, यूपी में, यूपी और बिहार मिलाकर के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी कम से कम 40 सीटें कम होंगी। चलिए 4 तारीख तक का इंतजार करना होगा, 4 तारीख तक का इंतजार करिएगा और फिर आप खुद बताइएगा कि इंडिया की सरकार बन गई है। अच्छा चलिए ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपको भी और बीजेपी को भी। सरकार तो जनता को बनानी है, जनता बना चुकी है। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार यही समझने की कोशिश करेंगे कि आंकड़ों की कहानी है क्या और आंकड़ों की जुबानी। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो मुद्दे की बात कितनी हकीकत कितना फसाना, मसला एग्जिट पोल का है। एग्जिट पोल आखिरकार कितने सही और कितने झूठ? क्या यह वाकई तुक्का है या फिर एक विज्ञान, गणित का खेल, आंकड़ों का खेल? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और एक एक करके आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये स्क्रीन पर आंकड़े भी हैं और मेहमान भी हैं। मेहमान प्रदीप भटनागर बीजेपी के तेसरा चेहरे हैं। कुलदीप जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं जो कि शिक्षक नेता हैं। हमारे साथ तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों का एक पैनल भी है। रुद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं, जाकिया जी हमारे साथ हैं, आशीष जी कांग्रेस के चेहरे हैं, युवा चेहरे, और रविदास मल्होत्रा जी, जगदीश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मैं प्रदीप भटनागर जी आपके साथ करना चाहूंगा। ये जो स्टेट वाइज एक एक करके तमाम न्यूज चैनल्स के जो आंकड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सी वोटर के, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, तो अब की बार कितने पार? जो माननीय प्रधानमंत्री जी और जो जनता ने नारा दिया ना 400 पार का, वो है ही है कंफर्म। अब कंफर्म जी बिल्कुल। अब 400 से कितना पार होता है ये तो जनता जनार्दन। अच्छा 400 से पार होगा, ये तो जनता के ऊपर है जी। अगर जनता ने 400 पार का नारा दिया है तो 400 पार जनता कराएगी भी। जब 300 पार करा सकती है तो 400 पार भी करा सकती है जनता। मगर आपने यूपी की बात करी है कि यूपी में आने वाले जो पीछे से थे, जो बैठे थे, उन्होंने नहीं, लेकिन मैं हरियाणा पर आता हूं। 10 में से आप जो हैं वो सिर्फ 6 सीटें ला रहे हैं। किस स्टेट में आप बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिए। चावला जी, कहने को तो लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 में हम 35 सीटों पर सिमट जाएंगे और बहुत से कहते थे 25 पे सिमट जाएंगे। और कहां जाके रुके हम? हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी का पुनः फिर वापस आएगी। और इस बार यानी खट्टर जी को हटाने का फायदा मिलेगा। देखिए, खट्टर जी हटाना ये ना हटाना, देखिए संगठन का सिस्टम है, ये भाजपा है और भाजपा के अंदर जो कार्यकर्ता। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस स्टेट में आप आगे बढ़ रहे हैं? तमिलनाडु देखिए, आप जो हैं वहां तो मामला ही गड़बड़ाया हुआ आपका। मैं कहता रहा हूँ अभी 4 तारीख नजदीक आ रही है। कोई अंदर जाने वाले हैं और मत और बहुमत सामने आने वाला है, ये तो पता लगेगा। अंदर जाने वाले हैं, बहुमत आने वाला है।
वो तो 2 तारीख कल है ही आपके सामने, भ्रष्टाचारी दोबारा जेल जाने वाले हैं। और जो नहीं, किस स्टेट में आप आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अगर दर्शकों को विस्तार से बता पाए। कोई तो ऐसा स्टेट होगा ना जहां पे आपको लग रहा होगा कि भाई हम यहां बढ़ रहे हैं और इसीलिए 400 पार। हम किस स्टेट में नहीं बढ़ रहे? क्या राजस्थान के अंदर सरकार नहीं बनाई? क्या उत्तराखंड के अंदर दोबारा सरकार रिपीट नहीं करी? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार दोबारा रिपीट नहीं करी? क्या गुजरात के अंदर सरकार दोबारा रिपीट नहीं करी? तो उदाहरण बहुत सारे हैं। क्या हरियाणा के अंदर सरकार दोबारा रिपीट नहीं करी? बात है मंशा करने की। क्या छत्तीसगढ़ दोबारा भाजपा के पास नहीं आया? 15 वर्ष का समय जो बिताया सरकार हमारी चली, उसके बाद अगर 5 साल चली गई, फिर छत्तीसगढ़ ने दोबारा हमें मत और बहुमत और आशीर्वाद दिया ना, वापिस आए। तो वो जो आशीर्वाद है दिखा हमारे को, और उससे ही हम फल फूल रहे हैं आशीर्वाद से, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, भारत की पार्टी है, भारत की सोचने वाली पार्टी है और भारतीयों के लिए काम करने वाली पार्टी है। मैं चावला जी फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं, हम सरकार अगर हमने देश के अंदर बनाई है तो हमने देश के विकास नहीं, चाणक्य बता रहा है जो आंकड़ा राजस्थान में, वहां पे भी आप 22 पे दिखाई दे रहे हैं, उड़ीसा में जो है वहां पर भी आप 16 सीटों पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका जो स्वप्न था 400 पार, चावला जी हमें ये आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं। आपके कैमरों ने तो हमें राजस्थान हरावा दिखाया था। आपके कैमरों ने तो हमें 25 पे दिखाया था राजस्थान, और सरकार बैठी है ना आपके सामने। अच्छा, कहां किस स्टेट में आगे बढ़ रहे हो? आपने बात काट दी मेरी। हम किस स्टेट में आगे नहीं बढ़ रहे कि पश्चिम बंगाल में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और मजबूती से लड़े। आज कम से कम एक पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें आ रही हैं आपको? देखिए, पश्चिम बंगाल में 20 से 25 सीट तो हमारी है ही है। 25 सीट जी। और पंजाब में 13 सीटें हैं, वहां कितनी आ रही? देखिए चावला जी, विस्फोट तो होगा और जनता देखेगी भी। आज आप देखिए घबराहट क्या थी ना, इंडिया अलायंस ने आज India.com ने आज मीटिंग बैठक करी ना, तो बैठक बहुत कुछ बताती है, उनके डर और उनके हौसले। ये वही लोग हैं जो 200 कहते थे, कभी 300 कहते थे, 400 पार के नारे भी लगाती थी कांग्रेस। आज क्यों कांग्रेस क्यों नहीं कह रही 350 पार? कांग्रेस ने क्यों कहा 295 पे? 300 क्यों नहीं बोल दिया? 300 भी तो 295 क्यों बोला? आप मेरे सवाल को घुमा रहे हो। मैंने आपसे पूछा, ये दिखा भी रहा हूं मैं, कितने आप जो कह रहे हो किस राज्य में आप आगे बढ़ रहे हो, मैं इतना पूछ रहा हूं। किस राज्य में नहीं आ रहे हम? इस बार तमिलनाडु में भी मजबूती से आ रहे, आंध्रा में भी मजबूती से आ रहे, और दोबारा कर्नाटक बिल्कुल आ रहे हैं। केरल में देखिए 20 सीटें हैं, यहाँ देख लीजिए अपना हाल। मैं वही बता देता हूँ। तमिलनाडु में देख लीजिए, केरला में बता देता हूँ मैं भी आपको। केरला में भी बहुत अच्छा खाता खुलेगा। मैं कह रहा हूँ चावला जी, आप ही दिखाओगे साउथ का भी और उत्तर का भी और पूर्वांतर का भी। आपके चैनल पे बैठ के फिर यहाँ बैठेंगे 4 तारीख को और आपको दिखाएंगे। अच्छा, हरियाणा का नहीं बताया आपने? नहीं, मैंने हरियाणा को बताया ना, 10 की 10 सीट पूरे हमारे पास आ रही है। 10 की 10 पूरी आ रही है। कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं है, किसको दिखाएगी? किसी राज्य में तो छोड़ दो, आप तो कह रहे हो कि सबका सब हमारा समेट। हमने अगर राज्यों के अंदर विकास या काम करा तो ये देख के नहीं करा कि ये कांग्रेस का सरकार है या भाजपा की सरकार है, अन्य। आशीष मिश्रा जी, देखिए, कॉन्फिडेंस हो तो भाजपाइयों की तरह हो, मैं तो इस बात पर अड़ी हूं। अभी भी ये वहीं अटके हुए हैं। अभी तो मुझे अकेले में बता रहे थे, कह रहे तिलक भाई ये सारे आंकड़े बदल जाएंगे। मैंने बोला क्यों प्रदीप भाई? कह रहे हैं ये 400 नहीं, हम तो 500 की बात कर रहे हैं। बताइए चावला जी, अपना हौसला क्यों गिराएं? आशीष जी, जो प्रभु पे विश्वास रखता है और जो जनता में भारत की विश्वास करता है, तो उसको बिल्कुल आंकड़े कम नहीं बताने चाहिए, ज्यादा बताने चाहिए। ये मेरे को कान में कह रहे आशीष भाई, ये तो हर डरा रहे, कह रहे कि 500 की बात करो, ये आंकड़े सारे फेल होंगे। बिल्कुल चावला साहब, बिल्कुल। आशीष जी, भटनागर साहब हो गया रहे तो मैं इसमें कंटिन्यू करूं जी। देखिए, सबसे पहले तो इसमें खूबसूरत लोकतंत्र के पर्व में जितनी भी छीटाकशी होनी थी, जितनी भी बातें होनी थी, जनता के मुद्दों को जिसको रखना था, सभी नेताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा। इंडिया गठबंधन ने जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उनके बीच में ले जाके सिर्फ और सिर्फ काम को गिनाया और काम की बात की। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता था कि उनके ध्यान में अगर न लीन हो गए तो उनके यहाँ पे कल ही एक पार्षद को बंधक बना लिया गया था सरकारी अधिकारियों के साथ में। कल ही और आज वाराणसी में चुनाव था। जैसे ही मतदान खत्म हुआ और एग्जिट पोल के आंकड़े आने के पहले ही आपने देखा होगा, जो ध्यान में मग्न थे, लीन थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका ध्यान भंग भी हो गया। तो आने वाले समय में 4 तारीख को आपको साक्षात देखने को मिलेगा
400 का आंकड़ा जो ये आंकड़े जो बता रहे हैं उससे कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो रहा आप लोगों का? नहीं, किस बात का कॉन्फिडेंस लूज होगा? हमने पहले देखिए हम बड़बोलापन नहीं करते। ये 400 का दम्भ भरते भरते इनकी हवा निकल गई। 400 का आज शब्द नहीं ले पा रही है, नारे की तो छोड़ दो, और दूसरे चरण की नहीं, वो तो अभी भी अड़े हुए प्रदीप जी कह रहे 400 पार होगा। महाराज प्रदीप जी की कहां सुन रहे हो? नरेंद्र मोदी जी का आपने सुना था क्या? 400 का सेकंड फेज के बाद ही फेल हो गया था। ये पिक्चर 400 वाली फ्लॉप हो चुकी है। और इनका आगे का अगर आप देखेंगे, हमने इंडिया गठबंधन ने पहले ही ये कह दिया था स्पष्ट रूप से, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। 4 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। और ये तो अच्छा, कौन सा स्टेट आपको गेम चेंजर दिखाई दे रहा है? सुनिए महाराज, हमने हर एक स्टेट को इनके छीना है, हर एक जगह पे अपने सीट को बनाया है। 80 में से 80 का दम्भ जहां भर रहे थे, वहीं यूपी के 2 जवान लड़कों ने इनको धूल चटाने का काम किया है। और ये अभी तो शुरुआत है। इन्होंने बहुत आप जवान लड़के बोल रहे हो, प्रदीप जी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने दीजिए, क्या कहें भैया उनको, क्योंकि उनके लिए वो समझ में नहीं आता कि 74 की उम्र में जवान होते हैं ना। सुनो ना महाराज, 50 साल की उम्र में जवान होते हैं ना बेचारे बहू ला पाए ना बहुमत ला पाए 2 बार में। अरे तीसरी बार कहां से बहू और बहुमत ले आएंगे? सुनिए ना, कम से कम किसी की बेटी और बहन को और किसी बेटी बहन को छोड़ के भागे तो ये व्यक्तिगत ना हो, प्लीज आंकड़ों पर रहिए। उनको पहले समझाइए। आशीष जी, मैं दोनों को बोला, आप ऐसा थोड़ी ना कि आपको बोल रहा या उनको नहीं बोल रहा। ना, जस का तस जवाब मिलेगा। और सुन लो, ये इंडिया गठबंधन ने पहले ही तय कर लिया था, और इंडिया गठबंधन ने ये बातें कह दी थी स्पष्ट रूप से। आपको याद होगा कि आने वाली 4 तारीख को, आज ये जो कह रहे हैं ना बौखलाहट में मीटिंग थी, बौखलाहट में मीटिंग नहीं थी। कांग्रेस 150, अगर 150 सीट भी लिया है ना तो गनीमत है। आप बताइए प्रधानमंत्री का दावा कैसे करेंगे? आपकी तो खिचड़ी इतने दालों की है कि प्रधानमंत्री का दावा कैसे करेंगे अगर आ गए तो? अच्छा सुनो, कांग्रेस लड़का रही है, भीख में आपको हरियाणा मिला, भीख में आपको उत्तर प्रदेश 16 सीटें 17 मिली, आपको मिली कहाँ? ममता जी ने लात मार के बाहर निकाल दिया आपको। इस तरह से अगर बदतमीजी पे उतर गया तो एक शब्द में बोलने नहीं दूंगा। सर मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ आपके सवाल का जवाब। आपने बोला ना, मैंने मेरे भी समय का आपको 10 सेकंड दे दिया था। अब शांति से सुन लो। अब सुनो, आप लोगों ने, हम लोगों ने पहले ही तैयारी तय कर ली थी। हमने कहा इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, और ये बौखलाहट पे नहीं, हम नतीजे के पहले तैयारी के लिए आज बैठे थे। और आज हम लोगों का मीटिंग हुआ, और यहाँ पे तय हुआ है कि 4 तारीख के बाद कैसे क्या काम करना है। जी मेरे कान में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इनसे पूछो पीएम चेहरा कौन है, डिसाइड हुआ क्या? प्रधानमंत्री चेहरा कौन आया? हो जाएगा। आपको प्रधानमंत्री चेहरा का भी मिलेगा। और प्रधानमंत्री जब इंडिया अच्छा, गेम चेंजर कौन सा स्टेट है प्लीज जल्दी से बताइए, फिर मैं जगदीश जी के पास जा रहा हूँ। नहीं, आप कैसे भागोगे? पहले बात नहीं खत्म होने दो, भाग जाओगे। आशीष जी देखिए, मेरा तरीका कुछ अलग है साहब, ये मेमो वाला नहीं हूँ, समझिए। वक्त पूरा दे रहा हूँ, विक्टिम कार्ड मेरे साथ मत खेलिए। नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं तो आप मुझे टोकिए मत ना, मुझे बोलने मैं टोक नहीं रहा, मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूँ, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी मत करिए प्लीज। अरे महोदय, आप लोग की आजादी के लिए हम लड़ाई लड़े हैं, जल्दी साहब मेरी आजादी छोड़िए, सत्ता में आओगे तो आपसे भी ऐसे चिल्ला के सवाल पूछूंगा। आ गए सत्ता में आने की क्या तो बस जब आओगे, मेरी आदत है सत्ता से सवाल पूछने की, जिस दिन सत्ता में बैठ जाओगे सवाल आप ही से पूछूंगा। और सुनो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं प्रवक्ताओं को बौखलाहट जो हो रही है ना, वो किस बात को लेके हो रही है, आप मेरी बात सुन लीजिए। आशीष जी मुद्दे पर आइए, किस स्टेट में आप बढ़ रहे हैं मुझे ये बताइए। देश का कोई भी ऐसा कोना राज्य नहीं बचा है जहां पे इंडिया गठबंधन आगे नहीं बढ़ रहा है। आपके सवाल का जवाब इसी में मिल गया। इसमें गुजरात यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? यूपी में हम कम से कम 30 से 35 सीटें लेने जा रहे हैं। लड़े कितने पे हो आप? अरे महोदय, कहाँ पहले जा रहे हो? अभी सुनो ना, मायावती जी का खाता नहीं खुल रहा है, जिसको सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी सीटों पर लड़े हो जो 35 सीटें आ रही हैं आपकी? अरे भाई, इंडिया गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, 30 से 35 आए। मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, कांग्रेस हम 10 से अधिक सीटें लेके आएंगे। और सुनो, आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं को जो बौखलाहट है, वो किस बात को लेकर बौखलाहट है, उनके सहयोगियों में भी उसका सुन लीजिए जवाब। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था 4 जून के बाद वास्तव में ईडी, सीबीआई और पुलिस की कार्रवाई कैसे होती है, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये हिंदुस्तान की परंपरा में दोबारा इस तरह का दुरुपयोग नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा,
चलिए, विपक्ष को ढूंढ। 4 जून विपक्ष को ढूंढ। अच्छा, विपक्ष को ढूंढ, खैर वो तय होगा बाद में। लेकिन जगदीश जी, तय होगा नहीं, तय आज हो चुका है। वो लिस्ट लेके बैठे थे ना, उसमें नाम था सबका। सर वो आंकड़े अभी फिलहाल कुछ और ही बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नहीं, मैं तो आप सब दिखा ही रहा हूँ ना, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? सुनिए ना महाराज, वो आपके आंकड़े क्या दिखा रहे हैं पता है? वो आपके आंकड़े ये दिखा रहे हैं, एक ब्रह्मलीन स्वामी विवेकानंद जी की यादों में ब्रह्मलीन होने वाला व्यक्ति 10 कोने से कैमरे लगाता है, कब ध्यान भी नहीं भंग होता। वाह भैया वाह, हर एंगल एकदम प्रॉपर चलना चाहिए। वो मेडिटेशन नहीं, वो मीडिया अटेंशन हो रहा था। अब समझे नहीं? तो डर है, लेकिन अब मीडिया रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। तो आपको डर है ना कैमरे का? एक किसी बात का डर नहीं है इनको, हमको किसी बात का डर नहीं। डर है ना कैमरे का आपको? हमें किसी बात का डर नहीं है भैया। एक मिनट। जगदीश जी, आपका क्या आकलन है इन आंकड़ों को देखकर? एग्जिट पोल कितनी हकीकत, कितना फसाना? तिलक जी, ये जो एग्जिट पोल आ रहा है, तो मैंने तो केवल उत्तर प्रदेश के जनता के बारे में जाना है जी, और उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर सकता हूँ ना। मुझे अन्य के बारे में जानकारी है, वो तो आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जो हमारा आकलन है, ये जो एग्जिट पोल है, वैसे मैं बाहर से एग्जिट पोल देख नहीं पाया हूँ, लेकिन जो मेरा आकलन, मैं पहले भी अपने डिबेट में आपसे कह चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी क्षति होगी। जो जनता का मूवमेंट है, बीजेपी के खिलाफ जनता का रुख है, अब एग्जिट पोल पे मैं नहीं जाता, मैं ग्राउंड हकीकत की बात कर रहा हूँ कि उसमें जो है बीजेपी को भारी नुकसान हो। और इंडिया गठबंधन, ये यूपी में आपका क्या आकलन है? मेरा आकलन है 40-50 सीटों के बीच में रहेगी, कम से कम 50 सीटें आप जीत जाएंगे। जी 40 से 50 सीटें उत्तर। ये आप इंडिया गठबंधन का कह रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी का? सिर्फ नहीं, इंडिया गठबंधन का आप मान लीजिए, ये मेरा आकलन है। और समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी का आप सब नीचे के उसी हिसाब से लगा लीजिए। नहीं, आप जितना बोलेंगे मैं उतना लगा लूंगा सर, आज सबको छूट है। जब उन्होंने बोला कि हम 17 सीटें 18 सीटों पर लड़ रहे हैं, हम 35 जीत जाएंगे, तो मैं उस पर भी राजी हो गया। नहीं, वो उनका आकलन है मिश्रा जी का। मेरा जो आकलन है वो ये है कि समाजवादी पार्टी कम से कम 40 सीट रहेगी, कम से कम 40 सीट रहेंगी आपकी। हाँ, और यही गेम चेंजर साबित होगा उत्तर प्रदेश, आप ये कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश गेम चेंजर साबित होगा, आप नोट कर लीजिए। और मुझे लगता है जो बिहार की भी जैसी भी हम लोगों को सूचनाएं हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में ही बीजेपी को की सरकार बनने से रोकेंगे, यही 2 स्टेट। अन्य में क्या है, ज्यादा मुझे जानते, आप लोग पत्रकार हैं, ज्यादा जानते हैं। मैं बड़ी फ्रेंकली बात करता हूँ, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। और जो भाजपा की सरकार है एनडीए की रुकेगी, वो बिहार और उत्तर प्रदेश से ही रुकेगी। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है इस बार गेम चेंजर साबित होगा, जैसे 2019 में बीजेपी के लिए साबित हुआ था। खैर, जाकिया साहब, जाकिया जी, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं, फिर उसके बाद कुलदीप जी और रुद्र जी दोनों आपके पास आऊंगा। जाकिया जी, आपका आकलन इन आंकड़ों के मुताबिक क्या है कहानी? और आंकड़े प्लीज दिखाते रहिए साथ के साथ। देखिए, जो एग्जिट शो हो रहा है वो जो हम लोग का जमीनी स्तर का सर्वे है, उस रिपोर्ट से काफी ज्यादा परे है। और हकीकत तो सामने 4 जून को ही आएगी कि बेसिकली कौन सही कौन गलत। लेकिन जो हम लोग ने अपना सर्वे किया है और लोगों के बीच का रिपोर्ट निकाला है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के बारे में हो या बीजेपी के बारे में हो, वो काफी ज्यादा सक्रिय तौर पे हर एक तबके को जोड़ के निकाला गया है। और उस आंकड़े के हिसाब से अगर आप यूपी और बिहार में बोले तो बहुत ही ज्यादा इंडिया के लिए वो जीत का एक सबब बनने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। तो गेम चेंजर कौन सा स्टेट साबित होगा? जैसे हम चाणक्य का दिखा रहे हैं, तेलंगाना और कर्नाटक का। यूपी बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि यूपी से काफी ज्यादा चीजें बदलाव आने वाली हैं। काफी बड़ा एक वो रहेगा चेंजेस। और इसके बाद बिहार, लेकिन ये सारे अधिकांश आंकड़े सब एक जगह जा रहे हैं जाकिया जी। सभी अधिकांश आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। देखिए, आंकड़े तो आपके एग्जिट पोल में बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो
जमीनी स्तर और धरातल पे हम लोग काम करके पता किए हैं, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यही मैंने कहा कि आपके एग्जिस्टिव सही है या हमारे धरातल के सर्वे सही है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन जो धरातल पे हम लोग ने सर्वे किया है, उस रिपोर्ट के हिसाब से बिहार और यूपी बहुत रुद्र जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। पहले मैं रुद्र जी के पास जा रहा हूं और फिर रुद्र जी, उसके बाद फिर मैं कुलदीप जी पूरा वक्त आपको दूंगा। देखिए तिलक जी, जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग आज बात आंकड़ों पे ही करेंगे, तो अपने आधार पे हम कोई नया फिगर तो देने नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से अपनी सरकार बचाने में सक्षम रही है। और जो बार बार कहा जाता था, हम लोग चुनाव के दौरान भी डिस्कशन में कहे कि कहीं पर सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं दिखा पा रही। नहीं तो फिर ये पंजाब, कर्नाटक, पंजाब, देखिए पंजाब में तो ऐसे भी बीजेपी नहीं है, तो बीजेपी को वहां कौन सी ऐसी बड़ी चीजें होने वाली नहीं। तो फिर ये जो नारा दिया इन लोगों ने 400 पार का, तो इसी आधार पर तो दिया होगा ना? 400 पार में बीजेपी का जो नारा देने का आधार है कोई गलत नहीं है तिलक जी। एक 353 सीट शायद एनडीए गठबंधन की वर्तमान में भी है, तो अगर 353 को कोई 400 कहता है तो इसमें बुराई क्या है? वो कहना ही चाहिए। अगर एक राजनीतिक दल अपने आंकड़ों को नहीं बढ़ा कह रहे कि स्टेट में आप आगे बढ़ रहे हो, स्टेट अब मैं बता रहा हूँ, अब कई बार आपने पूछा तो मैं उसको बताना भी चाह रहा हूँ। अगर जिस तरह से आप आंकड़े दिखा रहे हैं, आपने देखा होगा तेलंगाना में बढ़ रही है, आंध्रा में बढ़ रही, उड़ीसा में बढ़ रही, वेस्ट बंगाल में बढ़ रही है, और इन तीनों जगहों को आप मिला लीजिए तो 35-40 सीटों पे वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि घट कहाँ रही है? आप केवल एक राज्य अभी तक अभी जो राज्य दिखाई दिया है, केवल महाराष्ट्र में ऐसा दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में सीटें कम हो रही, बाकी छुटपुट की बात नहीं करी जाएगी। कहीं पे 1 दिखाई दे रहा है, कहीं 2 दिखाई दे रहा है, कहीं 3 दिखाई दे रहा है। वो कई बार क्या होता है कि जो आंकड़े दिखाई जाते हैं उसमें से वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी भी चुनाव में आप देखिए, चाहे वो 14 के चुनाव में देखिए, चाहे 19 के चुनाव में देखिए, अगर दिल्ली को दिखाया जाता है या मध्य प्रदेश को दिखाया जाएगा, राजस्थान को दिखाया जाएगा, गुजरात को दिखाया जाएगा, उत्तराखंड को, तो उसमें अदर विपक्ष के लिए 0 से 1 सीट जरूर रखी जाती है, क्योंकि आप अनुमान लगा रहे हैं। आप अनुमान में किसी को पूरी की पूरी कैसे दे सकते हैं? तो सवाल ये उठता है कि वो रिजल्ट अनुमान तो कई बार धराशायी भी हुए हैं। मैं कह रहा हूं कितने भी धराशायी, ये आप ही अनुमान दिखा रहे हैं, और किसी भी सर्वे में अब तक ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जो बीजेपी की पुरानी सीट है, जो पहले उसके हैं 303 जो हैं, और या उसके गठबंधन के, मुझे नहीं लग रहा है उसमें से कहीं से उसको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। ओवरऑल पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करता हूँ। देखिए तिलक जी, ये अनुमान है, और ये अनुमान फाइनल हो तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं इस बात को कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस बात को बताए कि भारतीय जनता पार्टी की सीट कहां बढ़ रही है। आप जितने भी अनुमान दिखा रहे अलग अलग राज्यों में, सबकी जो है, सब में जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट घट रही। और खास तौर से मैं फिर गंभीरता के साथ बोल रहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार आने वाली 4 तारीख को गेम चेंजर होंगे। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में भाजपा अपने आप को मेंटेन कर पाई तो एनडीए की सरकार बनेगी, अदरवाइज रुद्र जी तो मान ही नहीं, कह रहे हैं कि लॉस तो हो ही नहीं रहा किसी स्टेट में। एक बात बताओ भाई, इनका तो वो काम है, प्लीज मेरी बात का बुरा नहीं मानना, कि जो जीजाजी बोलेंगे वही करेंगे। तो इन्हें तो जैसे ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिल रही, ये तो वही काम करेंगे भाई। ये अगर 400 पार कह रहे थे तो ये भी 400 पार कहने लगे। अगर मोदी जी ये कहने लगते कि भाई 500 पार, तो ये 500 पार ही कहते। तो इनको तो जो जीजाजी बोलेंगे वही करेंगे। कुलदीप जी नहीं, अभी तो काई मुझसे कान में कह रहे हैं 500 बोलो। नहीं तो मैंने कहा 500 क्यों बोले? नहीं तो पर आपके कैसे ये बोल रहे तो नहीं, क्योंकि अगर मोदी जी और इनके नेता कहते तो यहाँ पे बोलते। और मैं तो यहाँ पे मुद्दे के लिए आ रहा तिलक जी, मुझे बता दो, चुनाव प्रचार के अंदर स्टार्टिंग में तो भाजपा वालों ने कुछ गारंटी की बात करी थी, लेकिन वे गारंटी भी गायब होगी। और जिस तरीके से, खास तौर से मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है कोट कर रहा, जिस तरीके से उनके बड़बोले बोल हमने पूरे चुनाव में सुने। अरे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो राम मंदिर तोड़ दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई, तो मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये भैंस छीन लेंगे कांग्रेस वाले। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा, मैं मोदी जी की बात को यहां पे मोदी जी की बात का समर्थन कर रहा। अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो ये 2 भैंस में से 1 भैंस कांग्रेस वाले छीन लेंगे। और मैं आपको आंकड़ा दे रहा कि पूरे देश में लगभग 15 करोड़ भैंस है तिलक जी, यानी 15 करोड़ भैंस में से 7.5 करोड़ भैंस ये कांग्रेस वाले छीन लेंगे, ये मोदी जी कह रहे। अब ये बताओ
ये बताओ कांग्रेस वालों के पास में कितना बड़ा अरेंजमेंट है। राहुल गांधी को काम मिल गया बैठे बैठा। अब श्रीमान जी आप राहुल गांधी पे चले गए, आप मेरे से मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात करूंगा, करो आप शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, पर्यावरण की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो। आप सवाल पूरे कर लो, आपके हर बात का जवाब दूंगा। पढ़ा लिखा इंसान हूँ मैं, मैं भी जाहिल नहीं बैठा, नहीं मैं भी जाहिल नहीं बैठा, आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा। आप मुझे बताओ, आप कोई भी 5 काम 10 साल से आपकी सरकार है, शिक्षा क्षेत्र में 5 काम आपने कोई भी करा हो, आप मुझे बताओ एक भी। कुलदीप जी आप यूं ही बेवजह परेशान। एक मिनट, आप लोग यूं ही बेवजह, चुनाव निकल गया पूरा, मुद्दे पर किसी ने बात नहीं की। मुद्दा नहीं है कुलदीप जी, मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश को जनता को भ्रमित करना है। नहीं, ये शिक्षक बैठे हैं, बता रहा हूँ शिक्षक को मैं, शिक्षक बता रहा हूँ मैं। बताओ, बताना जरा 10 साल जब भारतीय जनता पार्टी से पहले सरकार जिनकी थी, जो पहले से 5वीं तक के क्लास थी, सुन लीजिए एक मिनट पूरा करने दो। कितने पैसे मिलते थे साल के मेंटेनेंस के, जरा बता देना साहब। मैं बताऊंगा, हो गया बता दो पूरा। हाँ बता दो। एक तो आपका जो कहना कि भाई पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसमें क्या होता था। कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश में सरकार की बात करो जो सरकार थी। बताओ, आप बता दो कितने आज विषय नहीं है। प्रदीप जी मेरी बात सुन लो, मैं आपको बताऊं शिक्षा क्षेत्र का, बात करो जनता को। शिक्षा क्षेत्र का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आपके सबके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, और इस शिक्षा क्षेत्र में जो शिक्षा के रीढ़ की हड्डी है बिहार का देखिए जगदीश मेरी बात पूरी होने दो। 5-5, 10-10 हजार रुपए में देश के शिक्षक काम कर रहे। हाँ। मजदूर भी 500 रुपए की दाढ़ी ले रहा। एक महीने में मजदूरी 15,000 रुपए कमा ले, लेकिन आपकी सरकार में 5-5, 10-10 हजार रुपए में। मेरी बात का जवाब तो दो सर, मानी मेरी बात का जवाब दो, सवाल तो दो, सवाल का जवाब मैं तो जवाब तो देने लग रहा। आपने मैं जवाब नहीं देने लग रहा। कितने पैसे मिलते थे स्कूल के मेंटेनेंस के लिए? बिहार का आप शिक्षा की बात करिए, शिक्षा की आंकड़ों पर ये रुद्र जी, ये बिहार का आंकड़ा, हमारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे होंगे। ये बिहार और महाराष्ट्र। एक मिनट मैं खारिज करता हूँ, आपकी बात नकली है, आपकी बात खारिज करता हूँ। एक मिनट आपकी डिबेट को सुन आप नहीं कर सकते। कुलदीप जी प्लीज एक मिनट, प्रदीप जी एक मिनट। ये बिहार का भी आंकड़ा आ गया, महाराष्ट्र का ये आंकड़ा देखिए। रुद्र जी आंकड़ा कुछ कह रहा है क्या? बिहार और महाराष्ट्र का अलग अलग ये चैनल्स के आंकड़े हैं जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे अगर तिलक जी हम अब आप आंकड़े दिखाएंगे तो हम उसी की बात करेंगे, उसको हम गलत और सही क्यों करने जा रहे हैं। तो अगर विपक्ष को बिहार से बहुत उम्मीद लगाई हुई थी, अब वो आंकड़े आ चुके हैं। अब बताइए आप कहां से उम्मीद लगा रहे हैं? अभी उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा, क्योंकि बिहार में ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है कि जो उम्मीद उन्होंने लगाई थी उसमें से हम आधे जीत रहे हैं या 20-25 सीटों का नुकसान हम करने वाले थे। क्या हुआ? तो सवाल ये है कि अगर आप जनता के मुद्दों के साथ जनता के बीच नहीं रहेंगे तो केवल आप उम्मीद लगाने से चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। केवल चुनावी मुद्दे आपको चुनाव में नहीं जिता सकते हैं, उसके लिए आपको 5 साल जनता के बीच रह के संघर्ष करना पड़ेगा, जहां विपक्ष पूरी तरह से फेल हो गया है। तो मुद्दे कहां उठे चुनाव? तो मैं वही कह रहा हूं, मुद्दे कैसे आप उठा पाएंगे जब आप जनता के बीच नहीं? अगर बेरोजगारी है, महंगाई है, तो एक दिन में तो आए नहीं। सत्ता पक्ष ने मुद्दे पर सत्ता पक्ष, तिलक जी एक बात बताइए, सत्ता पक्ष क्यों आपको मुद्दे पर आने दे? आना तो आपको है ना। अगर आप सरकार की कमियां गिनाकर जनता के बीच अगर विश्वास नहीं हासिल कर पाए तो उसमें सत्ता का क्या दोष है? सत्ता के खिलाफ विपक्ष का यही तो काम है। जब 14 के चुनाव हुए थे तो विपक्ष इस बात को करने में सफल हो गया, तो उनकी सरकार बन गई थी। आज आप सड़क पर नहीं हैं। अगर आज मान लीजिए आप शिक्षा के मुद्दे पर या रोजगार के मुद्दे पर 5 साल क्या कर रहे थे? जनता के बीच आप क्यों नहीं गए? क्यों एक आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए कि जिससे जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए? आप केवल चुनाव में बात करेंगे कि शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, तो जनता को भरोसा नहीं होगा। दिखाई दे रहा है भारत जोड़ो यात्रा क्या ऐसा है, उसमें क्या निकल करके आया कि जिससे जनता उनके साथ जुड़ जाए? आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के, अब उत्तर प्रदेश बिहार से सबसे ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश और बिहार में आशीष जी जल्दी से गोवा हार गए, गुजरात से निकले, गुजरात हार गए। एक मिनट, यात्रा में ऐसा क्या मिल गया? सुनिए, भारत जोड़ो यात्रा में ये मिल गया कि पूरे देश भर में ऐसा कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा जहां पे महिला पे अत्याचार नहीं हुआ। लेकिन कुलभूषण जैसे लोगों के ऊपर, जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न साबित हो गया, ऐसे व्यक्ति पे भी आरोप जब लगे तो मुकदमा दर्ज होने में कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। वही उसी जगह पे राहुल जी को एक महिला मिलती है, वो शिकायत करती है, राहुल जी उसके मुद्दे को उठाते हैं, उनके आवाज पर दिल्ली की पुलिस पहुंच जाती है। अरे भैया, कार्रवाई कहां करनी है आपको? भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान
पूरे भारत भर घूम के आदरणीय राहुल गांधी जी ने लोगों के मुद्दों को समझा और वही उनकी समस्याओं को लेकर उन्होंने पूरे अपने इलेक्शन कैंपेन में बात किया। वरना इनके ऐसा हम भी कह सकते थे, मुर्गा, मटन, मछली, भैंस, मंगलसूत्र, इस पर तो हम चर्चा करते थे। नहीं किया ना हमने किस पर चर्चा किया? हमने अपने बेरोजगारी पे चर्चा किया। बिहार में आंकड़ा तो कुछ और ही बता रहा है। क्या हुआ? बिहार में तो आंकड़ा कुछ और ही बता रहा है चैनल्स का। आप कह रहे थे बिहार से उम्मीद है। ठीक है, 3 दिन, ज्यादा दिन नहीं, 2 दिन की बात है। 2 दिन के बाद जब तीसरे दिन का आंकड़ा खुलेगा, मैं आपको निश्चित तौर पर कहता हूं, और चावला साहब मैं अभी से कहता हूं कि आप मुझे उस दिन डिबेट पे जरूर बुलाइएगा। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। नहीं, आशीष जी मेरी तरफ से आप आमंत्रित हैं और बस इतनी रिक्वेस्ट है कि किसी का फोन स्विच ऑफ ना हो, वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। देखा है पिछले चुनाव में मैंने दोनों नंबर दे रखे, कार्यालय खाली पड़ा था, प्रवक्ताओं के दोनों नंबर दे रखे हैं, दो के दोनों। और सुनिए, इतना ही नहीं, हाँ, नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी में कितनी बड़ी चुनौती मिल रही है, ये भी आप देखिएगा। अच्छा, वाराणसी भी जीत रहे हैं। छोटा सी एक बात बीच में बोलना चाहूंगा मिश्रा जी, मैं छोटी सी एक बात बीच में बोलना चाहूंगा, माफी चाहता हूं। मैंने बात की, कांटे की टक्कर हमने दी है वहां पे। हाँ। मिश्रा जी, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ा तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने लड़ते ना मुद्दों पे चुनाव, क्यों नहीं लड़े? केजरीवाल जी मुद्दों पे चुनाव लड़ लेते, अखिलेश जी भी आगे प्रधानमंत्री जी के सामने क्यों नहीं चुनाव लड़े? भाई जितना आप नाम ले लेके पानी पी के आप बोलते हो, पोसते हो, गालियां बकते हो, आप उनके सामने क्यों नहीं चुनाव लड़ लिए? राहुल जी क्यों नहीं लड़ लिया काशी से चुनाव? हमने भी तो निमंत्रण दिया था कि जिस साउथ में जाके वो इतनी रैलियां, इतने शो कर रहे हैं, दक्षिण भारत में कहीं जगह से चुनाव लड़ लिए होते मोदी जी। हमने तो निमंत्रण दिया था, काहे नहीं आए? अच्छा, ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश का देखिए आशीष जी आंकड़ा देखिए। एनडीए को अभी भी जो है वो लगभग 72 सीटें दिखा रहा है इंडिया टीवी, कह रहा है कि भाई, और इंडिया गठबंधन को 11 से 19 सीटें। को 4 तारीख को 1 बजे 2 बजे तक इसी तरीके से चैनल सब दिखाता रहेगा और उसके बाद आप देखिएगा। बोल दो ना, झूठ बोल रहे हैं सब, ये बोल दीजिए झूठ बोल रहे हैं सब। ये नहीं, मैं क्यों कहूँ भैया? देखो, ये एग्जिट पोल निकालने बात मानिए इनके, हाँ कीजिए फिर। तो यहाँ पे जो दिखा रहे हैं कहीं भी लगभग आंकड़े ठीक होंगे आपके। सुनिए ना भाई, सुनिए। जो पत्रकार बंधुओं ने इतना घूम के जितने सैंपल्स इकट्ठा किए हैं, जितने लोगों से बात किए हैं, मैं उनके मेहनत के ऊपर, उनके पसीने के ऊपर उंगली प्रश्न चिन्ह निर्माण नहीं करूंगा। उन्होंने जगदीश जी बहुत अच्छी बात कही, मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही। एक मिनट जगदीश जी, आशीष जी ने बहुत अच्छी बात कही। भाई, किसका आंकड़ा सही है किसका गलत है, ये तो अब कुछ ही घंटों के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहां पर एनडीए के खाते में 60 से ज्यादा सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, अधिकांश। चावला साहब सुन लीजिए ना, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक जो लोगों ने मेहनत किया है, मैं उनकी मेहनत को सलाम करता हूं और मैं उनसे चाहता हूं कि भगवान उनको और शक्ति दे और इसी तरीके से और वो देश के प्रति अपना समर्पण और समर्थन देते रहें और लोगों की जानकारियां निकालें। हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे पत्रकार ही निकालते हैं, उसके ऊपर नेता हम जैसे लोग काम करते हैं। दूसरी चीज रह गई कि सबसे बड़ी बात जो है ना कि अगर इतना भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस है और हमें कहते हैं कि आंकड़े को मान लीजिए, तो मैं कहता हूं कि काम कीजिए भैया, चुनाव का सर्टिफिकेट अभी जीत का सबको दिला दीजिए, मैं भी मान लेता हूं। अभी मैं हलवाई को बुला के मिठाई मंगा लेता हूँ, हम मीठा करा देते हैं। ईवीएम पे, मशीन पे विश्वास नहीं है, जिनको निर्वाचन आयोग पे विश्वास नहीं है, जिनको पुलिस पे विश्वास नहीं है, जिनको कानून पे विश्वास नहीं है, जो लोकतंत्र की झूठी आहें भरते हैं, वो क्या लड्डू खाएंगे? जगदीश जी एक मिनट, आशीष जी मैंने आपको पूरा वक्त दिया। आकिया जी बहुत देर से वेट कर रही हैं, प्लीज पहले जगदीश जी आप, ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार का तो कुछ और ही बता रहा है साहब। ये बिल्कुल गलत निकलेगा ये आप देखिएगा 4 तारीख को, ये बिल्कुल गलत निकलेगा। हाँ, उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा। अरे यही टुडे चाणक्य ने अभी एमपी के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाई थी, इनका जो एग्जिट पोल था, और पूरी तरह से गलत निकला, वहां बीजेपी की सरकार बनेगी, बहुत बम्पर में जाके। तो ये लग रहा है चैन से सोने नहीं देंगे आप लोगों को। हाँ, ये जो है ना, अब भाई इसमें तो इनका अपर हैंड है, जो इनका एग्जिट पोल दिखा रहा है। हाँ। तो बीजेपी वाले तो अबाउट डींग हाँकेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है तिलक जी, मुझे पूरा भरोसा है, जो हम लोगों ने ग्राउंड में काम किया, ग्राउंड रिपोर्ट्स है हमारे पास,
हाँ। तो उसमें जो है आप निश्चिंत रहिए, उत्तर प्रदेश बिल्कुल गेम चेंजर साबित होगा और उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत शानदार तरीके से बीजेपी नहीं तो अधिकांश जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं वहां यूपी में आपके लिए कुछ ज्यादा हासिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब ये जो अधिकांश एग्जिट पोल आ रहे हैं तो यही तो मैं कह रहा हूं, ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल तो है नहीं। बिल्कुल सही। और ये जो है अगर आ जाए तो मेरी बात मान लीजिए, नहीं मैं आपकी बात मान लूंगा 4 तारीख को। हाँ। नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसलिए हमने जो है एग्जिट पोल किया ही नहीं, हमने कहा सबके दिखा दो अपने मत करो। जी जी, वरना जगदीश जी नाराज हो जाएंगे हमसे। नहीं नहीं बिल्कुल सही कह आपने, तिलक जी सही किया है। हाँ। अगर मान लीजिए ये गलत होते हैं, हम सही होते हैं तो आप मुझे बताइए कि क्या जगदीश जी आपने सही कहा। हाँ। और अगर इनकी बात सही हो जाएगी तो इनको मैं साधुवाद दूंगा कि भाई आप सही थे हम गलत। ठीक जाकिया जी, सच्चाई ये आंकड़े कुछ और बता रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के, क्योंकि उम्मीद वहीं से ही लगाई हुई थी और कुलदीप जी भी यही कह रहे थे, रुद्र जी भी यही कह रहे थे कि भाई तहत तो यूपी और बिहार ही करेगा। मैं आपको कुछ मुद्दों पे ले जाना चाहूंगी, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो मुद्दों से उठते हैं, किसी के भाषण या किसी के आश्वासन देने से नहीं आते हैं। वोट बैंक जो है वो आज किसी भी एक छोटे से छोटे एक पहले बार वोट करने वाले बच्चे से भी अगर आप पूछिएगा कि तुम बेटा किसके लिए वोट करने जा रहे हो और किस मुद्दे पे वोट करोगे, तो उसका वर्ड यही रहेगा कि मेरी अच्छी पढ़ाई हो सके, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सके, मेरे घर का खर्चा मेरी आमदनी से चल सके, ताकि 5 किलो राशन देके चले। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये मुद्दे घर घर के हैं और यही घर से उठ के लोग बाहर निकल के वोट बैंक तक जाते हैं। इतनी गर्मी में कोई भी जो एलीट क्लास है, जो अपने एसी में बैठना पसंद करता है, वो नहीं जाते और 4 घंटा इंतजार नहीं करते। लेकिन ये वोट बैंक हमेशा बाहर निकलता है और हमेशा नहीं, ये कौन सा वोट बैंक है? ये साइलेंट वोटर, तो ये प्रदीप जी कह रहे थे कि भाई वो साइलेंट वोटर तो हमारा ही होता है, मतलब जो महिला वोट बैंक है खास तौर पर, उस पर ये दावा करते हैं कि महिलाएं जो हैं अधिकांश हमारे साथ आती हैं, हमारे पक्ष में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। देखिए, दावा तो बहुत सारे सफल और असफल होंगे जो 4 तारीख को पता चल जाएंगे, क्योंकि दावे तो बहुत सारी चीजें की गई थी और दावा 15 लाख का भी किया गया था, फिर खुद ही बोल दिया गया कि भाई ये तो जुमले थे। तो बहुत सारे दावे आए और गए। अच्छा, एक बात आपने कहा मुद्दों पर चुनाव हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है। कहाँ हुआ? तौर पे हर जगह मुद्दों की बात ही, भले ही नेता कुछ भी कहें, किसी भी पार्टी के बारे में कोई भी कुछ भी कहे, उसके जो मेन वहाँ पे मुख्य आपके मुताबिक, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा मुद्दा इस पूरे चुनाव के 7 चरण में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा? सबसे ज्यादा नौकरी, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बड़ा मैटर, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, औरतों की सुरक्षा सबसे ज्यादा बड़ा, मणिपुर के ऊपर हर एक औरत आज जानती है कि मणिपुर में क्या हुआ। हाँ। और क्यों नहीं हुआ, उस मुद्दों पे बात क्यों नहीं हुआ, उसके लिए कोई आवाज उठी क्यों नहीं, क्यों जो चलिए मैं आप ही की बात, ये आंकड़े तो लगातार हम दिखा भी रहे हैं और तस्वीर सब देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। प्रदीप जी, ये सब कह रहे हैं मुद्दों पर चुनाव हुआ, कहाँ हुआ मुद्दों पे चुनाव? देखिए, नहीं, मुद्दों पे बिल्कुल चुनाव होना भी चाहिए। नहीं, कहाँ हुआ? नहीं, मैंने बहुत अच्छी बात सुनी और बहुत अच्छी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक बात प्रदीप जी, आप पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है, इस चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा, आप मुझे बताएंगे? मछली, मटन, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा, क्या लगता है? ये मुद्दे नहीं, हाँ। ये तो विपक्ष की कारस्तानी और छोटापन था। नहीं, ये सब कुछ देश के प्रधानमंत्री ने कहा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने बताया, हाँ, ये मुद्दा था। आपसे कैसे खेला जाता है? क्या भैंस छीन लेंगे? भैंस का छीन, और बिल्कुल क्या दिक्कत है उसमें? तो इसमें भैंस छीन लेंगे मुद्दा है। देखिए, भैंस हो या घर हो, और मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। थोड़ा सा पूरा कर दूं मैं आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये मुद्दा था। मैं आपकी बात पूरी कर रहा हूं, मैं तो आपकी बात पूरी करूंगा, अपनी तरफ से कोई नहीं, सवालों से भागने वालों में से नहीं। नहीं, मैं जानता हूं प्रदीप जी, बता दीजिए अगर ये सब मुद्दे हैं तो आपकी बात। क्या का सर्वे कराई कांग्रेस?
किनका सर्वे कराएगी? गांव देहात में घेर बड़े बड़े होते हैं, सब कुछ होता है, क्या का सर्वे कराएगी? तो ये मुसलमानों को मंगलसूत्र छीन के दे देंगे? आते पीछे कहाँ लिखा है बताइए? देखिए क्यों नहीं लिखा है? आप बताइए ना। अल्पसंख्यक बोला है बिल्कुल साफ, कहाँ लिखा? कहाँ बिल्कुल लिखा है, कहाँ लिखा है? मंगाओ इनका, आप बताइए ना कहाँ लिखा है? मैनिफेस्टो मंगाइए ना सर, मैनिफेस्टो में आप मुझे बताइए कौन से पेज नंबर पे कहाँ लिखा हुआ है? देखिए मंच से प्रियंका गांधी ने बिहार में ही बोला, उत्तर क्या प्रदेश बोला में कि बोला मुसलमानों को दे देंगे? और राहुल गांधी ने भी बोला है मंगलसूत्र हम सर्वे मुसलमानों को दे देंगे। मैं पूरा कर रहा हूँ, सर्वे कराएंगे, नहीं किस चीज का सर्वे करवाएंगे? किस चीज सर्वे कराएंगे ना कि किस पे कितना धन है, किस पे कितना सोना है। तो ये छीन के मुसलमानों को जो मंगलसूत्र पहनती नहीं है प्रदीप जी, वो क्या मंगलसूत्र के बारे में? प्रदीप जी, आपको लगता है ये मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ? मैं मुद्दे बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं मुद्दे बताता रहा हूँ। ये मंगलसूत्र मुद्दा था। मैं कह रहा हूँ जो 1 लाख किलो सोना आया है, क्या वो मुद्दा था? क्या देश का था ना? आया है ना वो? क्या चुनाव में बोला गया? मटन, मछली, मंगलसूत्र, फिर अडानी, अंबानी। मैं आपकी बात पूरी करता हूँ, चलिए मैं मछली वाली बात पूरी कर देता हूँ। क्या आप कुछ खा रहे हो भोजन में, जिस गरीब को बिहार जैसे पिछड़ा क्षेत्र मछली नहीं मिल रही, तो आपको देख के चढ़ा रहे हो उनको? आपके शब्द स्वादिष्ट बनी है? आप नेता हो कि बस करिए जनता के साथ जो वीडियो वायरल कर रहे हो? आप बैठे मंगलवार को आप खा रहे हो। सर एक मिनट बताता हूँ, बिल्कुल विषय है, बताएंगे। आपने कहा मंगलवार बिल्कुल ब्राह्मण और हर वर्ग जुड़ा हुआ जो नहीं खाता है, महिला हर वर्ग। एक मिनट सर, मैं आप बीफ कंपनियों से चंदा लेते हो, फिर क्या है वो? एक बात बताइए, क्यों लेते चंदा? एक मिनट, चंदा लेते हो? हिंदुत्व याद नहीं आता? मैं कहता रहा हूँ, मैं पूरे देश दुनिया के सामने है। क्यों लेते हो? चंदा किसने क्या लिया? नहीं क्यों लिया? आपने बताया कि किसके अकाउंट फ्रीज किए हुए? आपने फिर चंदा क्यों लिया? बताइए ना। आपने बीफ कंपनी चंदा दिया, चंदे का हिसाब है ना हमारे पास। तो क्यों लिया आपने? तब हिंदुत्व चंदे का हिसाब हम पे है, आपको हिंदुत्व भाई हम पे है हिसाब। क्यों नहीं हिंदुत्व के लिए बोलेंगे? बताइए कौन सी पार्टी बोलती है? तो फिर आप बताइए ना कौन सी पार्टी बोल रहे हो? बीफ कंपनी से चंदा ले? भाई साहब बताइए ना कौन सी पार्टी बोलती है? सरकार में बीफ कंपनी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ गया क्यों? चावला जी हमने 20-50 से लिया, हम पे हिसाब है ना? नहीं तो हिसाब तो आपने बाद में 1100 रुपए आए, 100 रुपए गांधी परिवार की जेब में। आप मुद्दे पर आइए साहब। मैं मुद्दे पर आ जाता हूँ। हाँ तो मुद्दा बताइए कौन सा? आपके मुताबिक बताइए। 7 चरणों में मैं मान लूंगा आपकी बात। ये 7 चरणों में चुनाव खत्म हुआ, एक मुद्दा बताइए, ये मुद्दा था और इस मुद्दे के आधार पर जनता ने वोट किया। सबसे बड़ा मुद्दा है देश का विकास, देश को जो पिछड़ा खड़ा करके तो आगे लाना। एक मिनट चावला जी, एक मुद्दा बताइए। मैं बहन जी का भी एक थोड़ी सी बात का जवाब दे दूं। नौकरी रोजगार की बात कर रहे थे भाई, मैं नहीं भागने दूंगा। पहले बिल्कुल नहीं भागूंगा चावला जी, मुद्दा क्या था? बिल्कुल नहीं भागूंगा, ना भागने वाले में से हूं। तो 7 चरणों में मुद्दा बताओ मुझे। आज के टाइम में मुद्दा है ये विपक्ष। जिस तरह मुद्दा क्या था? मुद्दा बताओ, चुनाव खत्म हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा है विपक्ष जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सो जितने सजा याफ्ता हैं ये सारे के सारे विपक्ष मुद्दा था। मैं बताता हूं आपको, आन तो दो मुझे अब या तो आप मुझे पूरा करने दो। नहीं प्रदीप जी आप बताइए ना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा था, बिल्कुल मुद्दा था। क्या अरविंद केजरीवाल ने एक बार बोला मुझे जेल भेज दिया, क्यों भेज दिया गया? क्या बोला? और राहुल जी ने बोला एक बार भी हम जमानत में क्यों हैं? और गांधी को गांधी फिल्म के बाद लोग जानने लगे। नहीं क्यों नहीं जानेंगे? गांधी फिल्म देखने के बाद। गांधी फिल्म की बात देखिए, आप फिर कहां फिल्म पे चले गए? अभी रोजगार की मुद्दे गिना रहे थे ना, मुद्दे गिना दो। हमारी बहन रोजगार की बात कर रही थी। मैं तो आप मैं सर चावला जी मुद्दा बेरोजगारी का भी है ना? नहीं नहीं जवाब देने दो उनका भी। आपने ये कहेंगे हम नहीं, ये कहेंगे कि हमने सवाल पूछा और प्रदीप भाग रहा है। भागूंगा नहीं, मैं तो पूछूंगा। झारखंड में 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं, क्यों नहीं दिए जा रहे? राजस्थान में लाखों पद खाली पड़े हैं, क्यों नहीं दिए गए? नहीं नहीं सुन लीजिए, एक मिनट नहीं 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 30 लाख पद पूरे देश में खाली पड़े नहीं चलेंगे। एक बात ऐसे नहीं चलेगी। 30 लाख बात होगी तो बराबर की होगी चावला जी, बात होगी तो बराबर की पूछ रहा हूँ। सरकार राज्य सरकारों का भी है। अच्छा जी हाँ, रोजगार और नौकरी देने का। जाके जल्दी से आप कुलदीप जी आ रहा हूँ, आशीष जी आ रहा हूँ। राजस्थान के अंदर प्रियंका जी बोल के आई नहीं, पहले विधानसभा की मीटिंग होगी और 1 लाख नौकरी दी जाएंगी। अरे तनख्वाह तक तो दी नहीं गई 40,000 सरकारी कर्मचारियों की। एक एक करके प्लीज प्लीज। पहले आपने बोला बहन, अपनी बहन की बात भी सुन लो ना। हाँ चावला जी ने अभी खुद ही बोला कि मुद्दा विकास है, उसके बाद विकास से तुरंत उठ के ये दूसरे मसाइल पे आ गए। तो यहाँ पे खुद ही आप देखिए कि इनके पास स्पष्ट ही नहीं है कि इनका क्या मुद्दा है। और यही ये इनके नेता बौखलाहट में हर जगह स्पीच में देते हैं। जब कोविड आया उन्होंने मुद्दों पर नहीं आने दिया तो विपक्ष भी कहाँ आया? वही तो बात उठ रही है। कुलदीप जी गलत कहा मैंने? चावला जी, मैं प्रदीप भाई मेरी बराबर में बैठे और कृपा करके ध्यान से सुने। 2014 में मुद्दे थे और आपके ही मुद्दे गिनवा रहा। 100 दिन में काला धन लेकर आने वाले थे, महंगाई को कम करने वाले थे, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले थे,
100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, हिंदुस्तान के अंदर बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे, 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने वाले थे, राम मंदिर करूंगा महिलाओं को जो अत्याचार था वो भी खत्म करने वाले थे। मैं बिल्कुल गंभीरता से बात सुन रहा था। अगर आपने राम मंदिर बनाया, धारा 335 से हटाई, तो डॉक्टर कुलदीप मलिक आपकी तारीफ करता है, लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक आपसे इन सब मुद्दों पे जवाब लेने की हिम्मत भी रखता है। आप किन मुद्दों की बात करोगे? तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं? आप पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। सबको मीठा मीठा चाहिए, कड़वा कोई नहीं खाएगा। मलिक साहब को मीठा मीठा चाहिए, कड़वा नहीं खाएगा। वही पश्चिम से आते हैं, पश्चिम से आते हो जो 5 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे, मेरे सामने खेत में दवाई नहीं कर पाते थे। बताऊंगा, सुनो, पश्चिम से आता हूँ, मुजफ्फरनगर से आता हूँ। 2014 में आपने जो है मुजफ्फरनगर सहित पूरे देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम में जो है फंसाया। इस बार यही पश्चिम के लोग आपको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और सुनो, मुजफ्फरनगर दंगे किसने कराए? कभी आपका समर्थक हुआ? वो बैठे लाल टोपी वाले, आपकी छाती के ऊपर बैठे लाल टोपी वाले, किसने कराए मुजफ्फरनगर दंगे? और सुनो, नहीं लाल टोपी क्या, पूछ लो, वो बैठे लाल टोपी वाले, नहीं लाल टोपी दंगे। रुक जाओ, मुझे 1 मिनट दो, इनका हिंदुत्व का भूत तारूंगा। रुक जाओ, हमारा नहीं तार पाओगे, शांत रहो। तिलक जी बिल्कुल गंभीरता के साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हिंदू और हिंदुत्व को सबसे नुकसान पहुंचाने वाली जो है पार्टी शामिल होगी। सुनो, मेरी बात पूरी हो दो। तिलक जी रिक्वेस्ट कर रहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून की ये बात करते थे, जितनी ये सुविधाएं दे रहे, ये जो है मुस्लिम और हिंदू की बात कर रहे, उसमें से 70% सुविधाएं आज ये जो है मुस्लिम समुदाय को दे रहे। ये जनता का बेवकूफ बना रहे, केवल और केवल हिंदू। नहीं, बात पूरी क्या दिक्कत है? नहीं, बढ़िया दिक्कत है, चूंकि मैं इस देश का एक जागरूक नागरिक हूँ। नहीं तो आप ये हिंदू मुस्लिम करके सारी लड़कियां तो नहीं सुन दो, ये हिंदू मुस्लिम करके सारी लड़कियां इन्होंने जो है अपनी मुसलमानों को दे रखी। ऊपर कैसे आप बताओ, ये शिक्षा, आप शिक्षक नहीं लिखते, आप ऐसी बातें बोलेंगे? आप एक बात बताओ, ये ऐसा बीच में लगवाएंगे? कुलदीप जी, बेटी और रोटी का रिश्ता रखेंगे? एक मिनट, ऐसा नहीं चलने का। कुलदीप जी एक बात बताओ ना, मैं आपकी बात मान लूं, लेकिन ये आंकड़े तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। नहीं तो अगर ये आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं, तो डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरी गंभीरता से इस बात को कह रहा कि अगर ये आंकड़े 4 तारीख में ऐसे ही आंकड़े आए, तो कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति में मुद्दे हारे, इस देश की राजनीति में नकली मुद्दे फिर हावी हुए। शुक्र है कम से कम ईवीएम नहीं बोले आप। जनता के न्याय को कुछ, जनता की कोर्ट को कुछ समझते नहीं, इसका मतलब ये जनता जो फैसला करे ना प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं, आशीष जी आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट, आंकड़े लगातार हम दिखा रहे हैं। 1 मिनट जगदीश जी, अब जगदीश जी का ऑडियो रहेगा, फिर आशीष जी पूरा वक्त आपको दूंगा। आ रहा हूं फिर रुद्र जी आपके पास। जगदीश जी, तिलक जी, आप एक बड़ी बात कही, कुलदीप जी कह रहे हैं अगर यही आंकड़े दिखाई दे रहे हैं जो 4 तारीख को अगर आए, तो इसका मतलब जनता के मुद्दे हार गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल मलिक जी सही कह रहे हैं। अगर यही आंकड़े आते हैं तो जनता के जो बेरोजगारी, महंगाई और लोकतंत्र में तानाशाही, जिस तानाशाही तरीके से सरकार चलाई है भारतीय जनता पार्टी ने, तो जनता हारेगी। और जनता और तो जो जनता वोट देगी वो कैसे हारेगी? तो यही तो मैं कह रहा हूं, जनता ने वोट दिया है। लोकतंत्र के बीच का जो लोकतंत्र में तानाशाही, ये मुद्दा था, जनता के बीच में अंतर करें। नहीं, किसी पर तो विश्वास करेंगे ना आप? नहीं, विश्वास तो करना पड़ेगा तिलक। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि अगर ये रिजल्ट रहता है, तो जनता के मुद्दे हारेंगे और अनावश्यक मुद्दे जो है हावी होकर, मतलब विपक्ष नहीं हारेगा, जनता के मुद्दे हार जाएंगे। जनता के मुद्दे विपक्ष ने अपनी पूरी संवेदनशीलता और मजबूती के साथ उठाया है। विपक्षी नेताओं ने बिल्कुल अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ा है तिलक जी। और महंगाई, भ्रष्टाचार, संविधान का संरक्षण, आरक्षण, सारा कुछ, लोकतंत्र की संरक्षण, लोकतंत्र बचाना, लोकतंत्र में तानाशाही, ये सारे मुद्दे थे। अब उसमें कितना सफल हुई है जनता ने, कितनी हमारी बात सुनी है, और उसका क्या, ये तो 4 तारीख को। रुद्र जी जल्दी से आप, फिर आशीष जी को पूरा वक्त। रुद्र जी देखिए, आंकड़ों पर यकीन हो भी रहा है और नहीं भी, मतलब जगदीश जी की बातों से ऐसा महसूस हो रहा है।
नहीं, अब आप जिसके पक्ष में आएगा उसको यकीन होगा, जिसके पक्ष में नहीं आएगा उसको यकीन नहीं होगा। लेकिन अगर ओवरऑल आप बात करी जाए तो इस पूरे चुनाव में जो बार बार इस बात को आ रही है कि सरकार के विरोध में ऐसी कोई लहर नहीं दिखाई दे जिससे इतना बड़ा नुकसान होता हुआ। क्योंकि आप पूरे अगर देश की बात करें किसी राज्य में नहीं, आशीष जी तो कह रहे पूरी हमने लहर बना दी थी। नहीं, लहर कहां से बना देंगे, कहने से लहर नहीं बनती है ना। केवल आप एक बात बताइए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि 80 सीट हम यूपी में जीत रहे हैं, तो आपको इससे क्या लग रहा है कि ये लहर है? नहीं, कहने अभी तो देखिए प्रदीप जी पानी पी के अभी जो है विपक्ष को कोस रहे थे, वो कह रहे थे कि 500 जीत रहे हैं। प्रदीप जी के 500 कहने और अखिलेश यादव के 80 कहने में फर्क है। अखिलेश यादव अपने पार्टी के नेता हैं, अगर वो बात कहते हैं तो मजाक में लिया जाएगा, और एक नेता को चुनाव के बीच में मजाक में लिया जाए, ऐसी चीजें गंभीरता से नहीं होनी चाहिए। अब सवाल बार बार आप पूछ रहे हैं ना कि चुनाव में मुद्दे क्या थे। मुद्दे केवल चुनाव में ये था कि विश्वसनीयता किसकी है, किसकी बात का विश्वास किया जाए। अगर जनता विपक्ष की बातों का यकीन नहीं कर पा रही है तो विपक्ष की नाकामयाबी है कि वो जनता में अपना विश्वास नहीं जमा पा रही है। अगर मोदी जी की बात पे लोगों का विश्वास है, रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन ये विपक्ष दूर करेगा, ये जनता को अगर भरोसा नहीं हो रहा तो इसमें जनता की गलती नहीं है, विपक्ष को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये काम हम कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं जिता पाए और विश्वसनीयता सवाल थी सबसे बड़ा। देखिए, क्रमवार तरीके से मैं कुछ चीजों का जवाब देना चाहूंगा। हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत बातें कर, एक एक चीजों पे थोड़ा समय लूंगा। बीएचयू में ये कहीं दूर नहीं, ये वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की बात है, जहाँ पे खुद प्रधानमंत्री जी वहां से सांसद हैं। वहां पे क्या हुआ था आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी के 3 खुले सांडों को छूट दी गई थी कि जाओ एक विश्वविद्यालय के अंदर घुस के महिला छात्रा का बंदूक की नोक पर यौन उत्पीड़न करो। एक दूसरी बात, मंगलसूत्र की इन्होंने बात की कि जो मंगलसूत्र नहीं पहनता वो मंगलसूत्र की क्या कीमत जानेगा। अरे मंगलसूत्र जिसने पहनाया था उसको कौन सी कीमत याद आई? मंगलसूत्र और 7 फेरे की। प्लीज पर्सनल नहीं। तीसरी बात, अब चंदे की बात करता हूँ। ये इनके चंदे तो वो थे जिस कंपनी का 100-150 करोड़ का ट्रांजैक्शन था वो 1000 करोड़ का इनको चंदा दे रहा था। ये भी बात है। तभी इनको फ्रिज क्यों हुए अकाउंट, सुप्रीम कोर्ट के फ्रिज अकाउंट क्यों हुए, थोड़ा बता दीजिए। सुनो ना, अरे कर तो दिया था आपने, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बताइए ना क्यों हुए थे? हमको चुनाव लड़ने का था तो हम लोगों ने तैयारी की। जनता का टैक्स का पैसा नहीं दिया था, कांग्रेस ने टैक्स नहीं लगा था। बताइए ना, जनता को पीछे बैठ के देश सुन रहा है आपको। एक मिनट आशीष जी, मुद्दों पर तो सवाल हो गए ना। आप आंकड़ों पर आ जाइए ना साहब। हिंदू मुस्लिम, मैं हिंदू मुसलमान जिस दिन करूंगा उस दिन वो 4 चने चुंबक थे उनके सामने। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करने लगा उस दिन मैं राजनीति में रहने योग्य नहीं रहूंगा। हे भगवान, 24 घंटा नहीं बीता। दंगे क्या थे? 84 के दंगे क्या थे? राम मंदिर। 84 के दंगे क्या थे? 92 के दंगे क्या थे? 84 के दंगे क्या थे बताइए ना। बनाया हो। अरे 92 के दंगे बताइए क्या थे? देश विदेश वायनाड के दंगे क्या थे बताइए? राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा उत्तराखंड के दंगे बताइए क्या थे? चंदा की चोरी की है। एक मिनट शराब ने कराया बताइए ना। आशीष जी, इन मुद्दों पर तो चर्चा हो गई। अब दंगे क्यों हुए? एक मिनट रुकिए ना आप लोग। मुजफ्फरनगर में दंगे क्या थे? अरे आप काहे को परेशान हो रहे हो? आप वोट नहीं डालना पब्लिक को। आपके पास बताइए, आप पब्लिक को वोट नहीं डालना, वोट डल गए। एक मिनट आशीष जी आंकड़ों पर आइए ना। रुद्र जी जो बात कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं उसी पर अटका हूं। प्लीज जल्दी से फाइनल कमेंट है आपका। मैं मुद्दे पे ही हूँ। राम मंदिर है जो कहते हैं ना हमने बनाया, हम कहते हैं तुमने देश से चंदा इकट्ठा कर उससे आशीष जी प्लीज बताइए जो कह रहे हैं। एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट राहुल गांधी ने कितने दिए? एक मिनट सर, राहुल गांधी और एक मिनट, आज विषय नहीं है ना, एक मिनट रुकिए ना। क्या हक है आपको बोलने का? एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट। अब तो वोट डल के क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग? एक मिनट रुको ना। रुद्र जी जो बात कर, आशीष जी एक मिनट। आशीष जी बहुत काबिल प्रवक्ता है आप। रुद्र जी ने बात की, प्लीज उसका उत्तर दीजिए प्लीज जल्दी से। तो मैं उन्हीं का उत्तर दे रहा हूँ। वो विश्वसनीयता की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर ये आंकड़े हैं तो विश्वसनीयता आज भी मोदी जी के साथ। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, बस लास्ट पॉइंट पे आ गया हूँ। 370 की ये बात कर रहे थे, इनकी ऐसी हालत हुई ना जज की तरह, क्या बताऊं। इन्होंने ना वहां पे लड़ने का नाम तक नहीं लिया जहां का 370 हटाने की बात करते। आशीष जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। एम्प्लॉयमेंट की इन्होंने बात की,
राजस्थान में हमारी सरकार नहीं बनी, प्रियंका जी ने कहा था कैबिनेट में हमारे पहले कैबिनेट में हम करेंगे। आशीष जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आज मुद्दों पर चर्चा थी नहीं, आंकड़ों पर, और वक्त इजाजत नहीं दे रहा। प्लीज सवाल उठाया तो मैं प्रियंका जी पे जवाब नहीं दूं? सर प्लीज इतना बता दीजिए, प्लीज इतना बता दीजिए। मैं आंकड़ों को आपके सामने आपके मीडिया के जरिए पेश करना चाहूंगी। दम में तो भाजपा भी भर रही थी। हर नेता का काम होता है अपनी पार्टी को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह। चलिए आप इंतजार करते हैं 4 तारीख तक का, स्थिति क्या है, आंकड़े क्या है, ये एग्जिट पोल है, लेकिन हकीकत क्या है ये 4 तारीख को साफ होगी। लेकिन आशीष जी ने हमसे वादा किया कि 4 तारीख को मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं होगा और ना ही प्रदीप जी का होगा। हाँ ना रुद्र जी, मेरी आदत ही है, मैं किसी की मिठाई खाता नहीं हूँ। नहीं, हम लोग खा लेंगे। नहीं आप खा लीजिए, वो आपको मुबारक, लेकिन मैं किसी की मिठाई खाता, क्योंकि हम लोग तो किसी की भी जीत हो, लोकतंत्र की मैं जीत कड़वा बोलने की आदत मेरी इसलिए क्योंकि आज तक मुझे कोई मिठाई खिला ही नहीं पाया इनकी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी आपका भी, रुद्र जी आपका भी, आशीष जी आपका भी, जाके भी आपका भी, कुलदीप जी आपका भी और प्रदीप जी आपका भी। 4 तारीख का वादा है। इंडिया वॉइस लगातार आपको पल पल की अपडेट देगा इसी तरह से, लगातार नॉन स्टॉप। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।